वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। सो प्लीज कंफर्म ऑन चैट कि आपको मेरी आवाज आ रही है। प्लीज कंफर्म। ओके, राजकुमार सेज यस। ओके, थैंक यू राजकुमार जी। ओके विशाल, थैंक यू संजय। दिशान, थैंक यू, वेरी नाइस। यस। So friends, just wait for a second so that more people can be added on this webinar today. Very nice. So it is advisable to take your pen and diary with you so that you can write your queries, doubt, and this thing. Okay, great. So friends, we will start the session in next 1 minute. आप जल्दी से अपनी पेन और डायरी लेकर बैठिए so that आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो हम यहाँ पर अपनी क्वेरीज को, क्वेश्चंस को एक बार आंसर नोट कर सकें और बाद में सेशन के एंड में हम इसको डिस्कस कर सकें सारी चीज़ों को। I hope you will comfortable with this. Okay friends, can you please confirm कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? You are able to see my screen? Okay, nice. Okay, it's visible, thank you. Yeah, very nice. So friends, we will start the session right now. मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को आज डिस्कस करने वाले हैं हम कि हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि आपने हमारे साथ एनरोल किया इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में और आप सीखना चाहते हो कि इंश्योरेंस का बिजनेस करके आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, जो कि अगले 5 से 6 दिनों तक रेगुलर 1 घंटे की ट्रेनिंग रहने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से अगले 5 से 6 दिनों तक आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको अपना वेबिनार यहाँ पर अटेंड करना है, जिससे कि आपको एटलीस्ट, मैं बोलूंगा एटलीस्ट कम से कम 10, 15, 20% की कम से कम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स आपको पता लग जाए कि आप किस तरीके से लोगों से बात करके अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में उनको समझा सकते हो। अगर किसी की पॉलिसी लॉगिन करनी है तो आप किस तरीके से अपने पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आप किस तरीके से अपनी पॉलिसीज लॉगिन कर सकते हो, राइट। फाइनली जैसे ही आपको कुछ पॉलिसीज लॉगिन करते हो तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, कौन से टाइम ड्यूरेशन के ऊपर मिलेगा, कितना कमीशन आपको यहाँ पर मिल सकता है, राइट। ये सब के ऊपर हम बात करेंगे इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगले 5 से 6 दिनों के लिए, राइट। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर सबसे मेन चीज बताने वाला हूँ कि देखो, हो सकता है आप, जब मैं आपका ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ तो उस टाइम पे आपके पास माइंड में आपके डाउट्स आए, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछने का अंदर से मन करे, आपको दिल करे, राइट। हो सकता है वो सारी चीजें आपके साथ हो, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि सभी के साथ वो चीजें होती हैं। बट ऐसी अगर आपके सामने कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप अपने पास डायरी और पेन पर नोट कर लीजिए, जिससे कि हम 1 घंटे का जो सेशन है उसको हम विदाउट इंटरप्शन, मतलब कि उसके अंदर हम बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना होते हुए हम अपने सेशन के एंड में अपने सारे डाउट्स एक एक करके पूछ सकें, राइट। सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोग अगर हैंड रेस करेंगे या अपने चैट पर क्वेश्चन डालेंगे मैं उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लेते हो
तो 5-6 दिन का जैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है, सो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने हैं, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है, आपको पहले किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पर अपने अभी तक पोर्टल जनरेट हो चुके हों, या कुछ लोगों के अभी पोर्टल जनरेट नहीं हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, या हो सकता है किसी का अभी तक रिजेक्ट हो गया हो किसी रीजन की वजह से। ठीक है, हो सकता है डॉक्यूमेंट ब्लर है, हो सकता है आप में से किसी का ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आपका आईआईडी कोड था पोर्टल पे, तो इसलिए आपका कोड इशू नहीं हुआ। तो कुछ भी रीजन रहा हो, आपको हमारी तरफ से असिस्टेंस मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो चुके हैं, तो उसमें एक मेरा नंबर है और दूसरा नंबर है प्रिया का, मतलब कि जो ऑपरेशन टीम देखती है मेरी, तो ऑपरेशन की टीम के अंदर मतलब कि कोई भी आपको कोड से रिलेटेड क्वेरी है, आप प्रिया को मैसेज कीजिए। आपको कोटेशन से रिलेटेड क्वेरी है, आप प्रिया को मैसेज कीजिए। सो आपको मेरी साइड से मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कोई भी, मान लीजिए क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट ऑपरेशन से रिलेटेड मतलब कि ऑफिशियल काम से रिलेटेड आपको कोड जनरेट नहीं हुआ, कोटेशन चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप प्रिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले अभी पंकज जी ने अपना हैंड रेज किया है, तो एक बार पंकज जी की बात सुन लेते हैं, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। सो उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। बताइए पंकज जी। थैंक यू। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। पंकज आप शायद चले गए यहाँ से, मैंने अनम्यूट किया था आपको। चलिए, नो वरीज। सो सोमेश जी का एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। सर, वी हैव डन विद ट्रेनिंग प्रोग्राम, शुड आई डू इट अगेन? यस सोमेश जी, अगर आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा कर सकते हैं, इट इज बेटर। अगर देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेनिंग लिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज का सेशन अगर आप दोबारा लोगे तो उसमें नुकसान कोई नहीं है। हो सकता है आपको कोई पॉइंट या कोई डाउट आपका रह गया होगा, उससे आपके वो डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको जो सीखा था, वो जो चीजें समझी थी, उसकी रिवीजन आपको यहाँ पर हो जाएगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 घंटे तक आप लोगों को बिल्कुल भी आपको मतलब क्वेश्चन आंसर पूछने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता इस सेशन के बीच में, तो जिससे कि आप लोगों का भी फोकस बना रहे और मेरा भी फोकस बना रहे। राइट, विशाल सेज आई कैन नॉट सी यू सर। अभी बेसिकली क्या है कि आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, क्योंकि रीजन दो हैं। पहला रीजन ये है कि आपको मेरा फेस या मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हो सकता है क्योंकि अभी ना ऑफिस खुले नहीं है, तो ऑलमोस्ट 14th के बाद, 14 तारीख के बाद हमारा ट्रेनिंग सेशन जो होगा वो वीडियो ओपन करके होगा। अभी हम लोग कंफर्टेबल है, घर पर बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि अभी ऑडियो सॉरी ऑडियो नहीं, वीडियो अभी ऑन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, सो यस विशाल, थैंक यू सो मच। हैप्पी हैप्पी सर ने एक बार हैंड रेस किया। ओके, आई थिंक आपने दोबारा से वो कर लिया। नो इश्यूज। सो फ्रेंड्स, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको डिले ना होते हुए भी। सो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। और अभी आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी है, आप अपने पास पेपर और पेन पर नोट कर लीजिए। और सेशन के बाद में हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंटेशन के बीच में भी अगर आपको लगे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको अपने पास नोट कर लीजिए। सेशन के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, आपके पॉइंट्स को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। राइट, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स के बारे में। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और उसको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, सो उसको वहां पर कंपनी से जाकर वो अपना बेनिफिट ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर 3 तरीके के मेन इंश्योरेंस होते हैं: हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस सभी को पता है कि हम अपनी गाड़ी का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, ऑटो रिक्शा का, तो इन सब का हम मोटर इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपने लिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है, उसके बाद अगर इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो वो अपने नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। और उसके लिए जो खर्चा होने वाला है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर आपको कंपनी से मिल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
किसी को सजेस्ट किया या किसी को बताया, ठीक है, तो उसके बाद अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद अगर उसको कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, सो उस इमरजेंसी की वजह से अगर वो हॉस्पिटल में जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, तो जो भी हॉस्पिटल में होने वाला खर्चा है वो सारा खर्चा उसको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी चीज होती है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आज मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया या आपने अपने किसी क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया, और अगर टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद उस पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, अगर वो व्यक्ति किसी रीजन की वजह से मर जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी फैमिली को जितने का हमने रिस्क कवर लिया होगा उतना सम एश्योर्ड हमें उसकी फैमिली को मिल जाएगा, उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, सो हम यहाँ पर अपने पोर्टल पर नॉर्मली 3 तरीके के इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, सो आज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर होने वाला है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, राइट। सो हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स के अंदर आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कि अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो सबसे पहले हम किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फैमिली फ्लोटर क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है। देखिए, इंडिविजुअल का मतलब है मैं अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं, मतलब अगर मान लीजिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहता हूं, इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, तो मैं अपने लिए मतलब अकेले व्यक्ति के लिए अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो या सजेस्ट करते हो, उसको हम इंडिविजुअल प्लान के अंदर बोला जाता है, उसको इंडिविजुअल प्लान बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मान लीजिए यहाँ पर फैमिली फ्लोटर की बात करें, तो फैमिली फ्लोटर का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए आपकी फैमिली के अंदर 4 लोग हैं, हो सकता है हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हो, ठीक है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हो सकता है हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा हो, या हस्बैंड वाइफ अकेले हो। ठीक है, सो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस के अंदर अगर हम प्लान एक साथ लेते हैं पूरी फैमिली का, तो इसको हम बोलते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना अकेले के लिए पॉलिसी लिया था तो इंडिविजुअल प्लान, अब मैं अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए अपने बच्चों के लिए पॉलिसी इकट्ठा लेता हूं, तो इसको हम बोलते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। ठीक है, सो इंडिविजुअल प्लान के अंदर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। इंडिविजुअल प्लान मैंने मान लीजिए आज की डेट में 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस प्लान ले लिया। अब उस इंश्योरेंस प्लान को लेने के बाद, उस पॉलिसी को लेने के बाद अगर मेरे को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो मैं 5 लाख तक की लिमिट का यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने फैमिली फ्लोटर का लिया होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पूरी फैमिली का 5 लाख की पॉलिसी लिया, 5 लाख की इंश्योरेंस प्लान लिया। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, अब मेरी फैमिली में कोई भी मेंबर अगर बीमार होता है, मान लीजिए बच्चे हो गए, वाइफ हो गई या मैं हो गया, कोई भी हो गया, तो हम 5 लाख तक की लिमिट का उसका यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूसेज हम नहीं कर सकते। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए या 15,000 रुपए आपसे ले लिए, और 15,000 रुपए लेने के बाद मैंने आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया और आपको बोला कि आप 5 लाख तक का लिमिट इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, जहां आपका दिल चाहे। ठीक है, आप शॉपिंग करने में यूज कर सकते हो, आप कोई गुड्स परचेज करने में यूज कर सकते हो सकता है आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पसंद आ रहा है, आपको फोन पसंद आ रहा है, आप उसमें यूज कर सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब है आप उस 5 लाख की लिमिट को जहां मर्जी चाहे वहां यूज कर सकते हो। इसी तरीके से इंश्योरेंस प्लान भी होता है। अब इंश्योरेंस के अंदर मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया, और पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट हो जाते हो, तो 5 लाख तक की लिमिट का आपका कोई भी खर्चा होता है, चाहे वो रूम रेंट का है, चाहे वो डॉक्टर की फीस है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल का बिल है, चाहे वो दवाइयों का खर्चा है, चाहे वो आपने रिपोर्ट्स कराई है, चाहे आपने कोई मशीन परचेज करी है आपको ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो भी आपको उसका पैसा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि आपका जो पॉलिसी होता है, आपने जो 5 लाख की या 10 लाख की या 20 लाख की पॉलिसी लिया, उसके अंदर आप जो भी चीज का परचेज करना चाहते हो, जो भी चीज का आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, उसमें आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि कंपनी आपको बोलती है, तो वो समझना जरूरी है, और क्लाइंट को हमें वही चीज समझानी होती है कि इस प्लान के अंदर आपको ये बेनिफिट्स, ये फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी, मतलब कि अगर हम कोई भी प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है कि कौन ले सकता है, कौन पर्सन इसको नहीं ले सकता। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, वी ऑफर कवर फ्रॉम द एज 5 ईयर ऑनवर्ड्स। मतलब कि अब कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो 5 साल के बाद भी पॉलिसी देती है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर 18 साल से ऊपर की कंपनियां हैं। मतलब कि अगर आपकी एज 18 से 18 की है या 18 साल से ज्यादा की एज है,
तो आप पॉलिसी ले सकते हो, आप इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है, विद अ मैक्सिमम एंट्री एज ऑफ 65 ईयर्स। ज्यादातर कंपनियों में 18 साल से लेकर 65 साल तक का एलिजिबिलिटी रहता है कि 18 से 65 साल तक के लोग इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। बट अभी कंपटीशन के चलते हुए यहाँ पर कुछ कंपनियों ने 65 साल से ज्यादा के लोगों को भी पॉलिसी देना शुरू कर दिया। मतलब कि चाहे वो 70 एज है, 75 है, 80 है, 85 है, तो अगर आपकी कोई भी एज है तो आप आज के रेट में पॉलिसीज ले सकते हो। बट ऐसा जरूर है कि आपका प्रीमियम हायर साइड होगा, मतलब कि वहां पर आपका ट्रीटमेंट होने के चांसेस, आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि आज के डेट में हम किसी भी पर्सन के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, बट कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को हमें पढ़ते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए किसी को प्लान सजेस्ट करना होता है, ठीक है। सो आज हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अ डिपेंडेंट चाइल्ड कैन कवर फ्रॉम 91 डेज, मतलब कि अगर कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ के साथ एक बेबी है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, तो वो अगर हम उस बच्चे को पॉलिसी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, उसका भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं, सो 91 डेज का होना चाहिए, मतलब कि 3 महीने का होना चाहिए, तभी हम उस पॉलिसी के अंदर उस बच्चे को ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ कंपनियां 15 दिन के बाद भी कर देती हैं, कुछ कंपनियां 30 दिन के बाद भी कर देती हैं, और कुछ कंपनियां 3 महीने के बाद करती हैं, ठीक है। इफ आइदर पेरेंट्स आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी, मतलब कि पेरेंट्स उस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होने चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2, you and your family member, namely spouse, dependent children, dependent parents, parents in law, are eligible for buying this cover on individual sum assured basis, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर हम अपने फैमिली को, अपने स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ को, सभी को ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, वी ऑफर अ फैमिली डिस्काउंट ऑफ 10% इफ 2 or more फैमिली मेंबर आर कवर्ड इन सेम पॉलिसी। अब यहाँ पर बात हो रही है फैमिली की, सॉरी, इंडिविजुअल पॉलिसी की। या इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर मतलब कि अगर मान लीजिए मैं अपनी पॉलिसी लेता हूँ 5 लाख की, अपनी वाइफ के लिए 5 लाख की लेता हूँ, अपने बच्चों के लिए 5 लाख की लेता हूँ, तो मैं अपने पूरी फैमिली की इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकता हूँ, अलग अलग पॉलिसी ले सकता हूँ। बट अगर ऐसा मैं करता हूँ तो कंपनी मेरे को कुछ डिस्काउंट ऑफर करती है, जिसको हम 10% डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा प्रीमियम 10,000 है, मेरी वाइफ का भी 10,000 है, तो अगर मैं इकट्ठा लेने के बजाय अगर मैं उसको कंबाइन करके इंडिविजुअल प्लान लूंगा, तो उसमें क्या होगा, मेरे को 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जहां मेरा 10,000 प्लस 10,000 20,000 हो रहा था, तो उस टाइम पे मेरा 18,000 प्रीमियम हो जाएगा। 10% का एडिशनल मेरे को कंपनी से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इफ 2 or more फैमिली मेंबर आर कवर्ड अंडर द सेम पॉलिसी, मतलब कि आपकी पॉलिसी के अंदर 2 मेंबर या 2 मेंबर से ज्यादा होंगे, तभी हम आपको इंडिविजुअल पॉलिसी का बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। इन एन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी मैक्सिमम 6 मेंबर कैन बी एडेड इन द सिंगल पॉलिसी, मतलब कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो, जिसमें मैंने बताया था कि आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे की पॉलिसी ले सकते हो, तो मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं एक सिंगल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। बट अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें, तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 4 अडल्ट 4 अडल्ट लोग हो सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और उनके मदर और फादर, ठीक है। प्लस मैक्सिमम 5 चिल्ड्रंस हो सकते हैं, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के बच्चे हो गए या फिर मदर फादर के बच्चे हो गए और 25 साल से एज कम होगी, तो ही हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल प्लान के अंदर हम 9 मेंबर्स को मैक्सिमम पॉलिसी दे सकते हैं एक सिंगल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। सो इंडिविजुअल प्लान वाला मैं आपको यहाँ पर इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल प्लान नहीं लेते, अगर लोग फैमिली में होते हैं तो फैमिली फ्लोटर प्लान ही लेते हैं, ठीक है। सो 2 प्लान बिकते हैं, इंडिविजुअल प्लान अकेले व्यक्ति के लिए या अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। इसके बाद योर प्रीमियम एट रिन्यूअल मे चेंज ड्यू टू चेंज इन योर एज और चेंज इन योर एप्लीकेबल टैक्स रेट, मतलब कि अगर मान लीजिए आज मैंने पॉलिसी लिया, अब मेरा प्रीमियम रिन्यूअल के टाइम पे चेंज हो सकता है। किस कंडीशन में, या तो मेरी एज चेंज हो जाएगी, अगर मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरा प्रीमियम भी बढ़ेगा, बट उसका कुछ ब्रैकेट साइज रहता है, जैसे कि 5-5 साल का ब्रैकेट। मेरा अगर 46 से लेकर 50 की एज में कोई पर्सन है, 46 साल से 50 साल की एज का कोई पर्सन है, तो उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसे ही मेरा 60 साल से ज्यादा हो जाएगा, 61 साल में मेरा एज हो जाएगा, तो 61 साल में मेरा प्रीमियम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कंपनी की कंडीशंस है। मैक्सिमम कंपनीज में 5 साल का ब्रैकेट चलता है। इसी तरीके से 51 से 55 सेम रहेगा, 56 पर चेंज हो जाएगा, 56 साल से लेकर 60 साल तक सेम रहेगा, फिर 61 साल की एज पे मेरा प्रीमियम चेंज हो जाएगा। सो मैक्सिमम कंपनीज में इसी तरीके से आपका प्रीमियम चार्ट डिसाइडेड होता है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि गवर्नमेंट ने कल को जाकर मेरा टैक्स रेट चेंज कर दिया। अभी क्या है, 18% का टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है,
ठीक है, कल को हो सकता है गवर्नमेंट ने इस टैक्स रेट को 18% को घटाकर कुछ 15% कर दिया, या फिर हो सकता है 25% कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट चेंज कर रही है तो भी मेरा प्रीमियम चेंज हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पर आपको अपने ब्रोशर के अंदर भी लिख कर देती है कि इन दो कंडीशन में आपका प्रीमियम चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे द पॉलिसी पीरियड ऑप्शंस इंक्लूड पीरियड ऑफ 1, 2 और 3 ईयर्स। मतलब कि अगर मैं कोई भी पॉलिसी लेना चाहता हूँ तो मैं 1 साल का प्रीमियम इकट्ठा दे सकता हूँ, 2 साल का दे सकता हूँ और 3 साल का दे सकता हूँ। मतलब कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि यार मैं 3 साल का पॉलिसी एक साथ ले लूँ, 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे कर दूं, तो उस केस में भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज हमें मिनिमम 1 साल का पॉलिसी लेना पड़ता है। मतलब कि 1 साल से नीचे किसी भी कंपनी की पॉलिसी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने की 6 महीने की पॉलिसी ले लूं, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मुझे 1 साल की पॉलिसी के लिए ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वी ऑफर 7.5 डिस्काउंट इफ यू ऑप्ट 2 और 3 ईयर्स। मतलब कि अगर आप 2 साल का या 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे करते हैं तो उस कंडीशन में कंपनी आपको एडिशनल डिस्काउंट देती है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पे। अब यहाँ पर 7.5 लिखा है, हो सकता है 10% हो सकता है 15% हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। ठीक है, और हो सकता है 5% भी हो। तो कंपनी के प्लान के ब्रोशर के ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा कि अगर आप एडिशनल 2 साल का प्रीमियम दे रहे हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। देखो, मार्केट के अंदर 200 से ज्यादा प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस के। मैंने क्या बोला, मार्केट के अंदर 200 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल ना कभी भी चेंज नहीं होंगे। मतलब कि जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, रूम रेंट के ऊपर हम बात करेंगे, और जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करी, रिन्यूअल के ऊपर बात करी, ये फंडामेंटल्स हैं। ये फंडामेंटल्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी आप जाएंगे वो चेंजेस नहीं मिलेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, ये फंडामेंटल्स पूरे इंडस्ट्री का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना। अगर आपने सारी चीजें समझ ली, सारी चीजें अच्छे से आपको समझ आ गई, तो आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब मेन प्लान के बेनिफिट्स की। मतलब कि इस प्लान के अंदर या इस फीचर्स के अंदर जब हम किसी को प्लान समझाना चाहते हैं तो प्लान के अंदर मेन क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 24 आवर्स विद नो रूम रेंट लिमिट। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी पॉलिसी से क्लेम लेना चाहता हूं तो मेरे को कम से कम मोर देन 24 आवर्स, मतलब कि कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं कंपनी से क्लेम के लिए यहाँ पर जा सकता हूँ, मैं क्लेम ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आपने कोई भी पॉलिसी प्लान लिया, कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिया हेल्थ इंश्योरेंस का, और आप यहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हो, अपना ट्रीटमेंट कराते हो और 24 घंटे से ज्यादा एडमिट होते हो, तो ही आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपने 24 घंटे की बजाय, मान लीजिए हो सकता है कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप 2 घंटे 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में जाते हो, मान लीजिए कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें अगर मैं 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के घर आ जाऊं, तो उस केस में मेरे को क्लेम नहीं मिलेगा। ये कंपनी की पहली कंडीशन है कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है, तभी आपको यहाँ पर कंपनी से क्लेम मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज अब ये आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि द मेडिकल एक्सपेंसेस दैट यू इनकर ड्यू टू इलनेस ड्यूरिंग 60 डेज इमीडिएटली बिफोर यू आर हॉस्पिटलाइज। मतलब कि मैं दोबारा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लीजिए आप कभी भी हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होते हो, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में बताया था, तो उससे पहले के कुछ खर्चे हो सकते हैं जो कि आपने उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए किए हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता लगता है, डॉक्टर कहता है कि अभी आपको यहाँ पर ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन ये दवाइयां खाइए, ये रिपोर्ट्स कराइए और मेरे को दिखाइए, और उसके बाद अगर हमारा ठीक नहीं होता, हमारा इलाज नहीं हो पाता ठीक से, तो हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार ऐसा बोलते हैं डॉक्टर। तो अब क्या होगा, आपको मेडिसिन खानी है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो उसका भी खर्चा होता है, आपने रिपोर्ट्स करानी है, उसका भी खर्चा होता है। तो अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बोला आप 15-20 दिन के बाद ऑपरेशन करा लीजिए, और आपने ऑपरेशन कराया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो अगर मान लीजिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर पहले किए थे, कौन से एक्सपेंडिचर, डॉक्टर को दिखाया तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आपने फीस पे किया। ठीक है, उसके बाद आपने मेडिसिन खाई, तो हो सकता है 500, 1000, 2000, 5000 की आपने दवाइयां खा ली हो। ठीक है, उसके अलावा आपने रिपोर्ट्स कराई, तो उसमें भी आपका 2000, 4000, 10,000 का रिपोर्ट्स हो सकता है।
तो जो भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, आपको 60 डेज तक के सारे खर्चे कंपनी वापस कर देती है, रिम्बर्समेंट कर देती है। ठीक है, सो पहले आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, मतलब कि डॉक्टर को दिखाना, दवाइयां खाना, रिपोर्ट्स कराना, जो सारे बिल्स होते हैं, ओरिजिनल बिल्स आपको कंपनी को भेजने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी आपको विद इन 21 डेज, मतलब कि 15 से 21 दिनों के अंदर आपके सारे बिल्स का पैसा कंपनी आपको वापस कर देती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ये कवर होता है। ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, छुट्टी लेने के बाद घर चला जाता हूँ, और उसके बाद भी आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं डिस्चार्ज समरी में आपको लिख कर देते हैं कि आपको 1 महीने तक दवाइयां खानी है। 1 महीने तक दवाइयां खाने के बाद आपको रिपोर्ट्स कराकर मेरे को वापस दिखाना है, डॉक्टर ये बोलता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया वो सारा का सारा खर्चा कंपनी आपको यहाँ पर बियर करने के लिए बोलती है, मतलब कि आपको उसको खर्चा को अपने ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी में अगर अपने बिल जमा करते हो, सबमिट करते हो, तो सारा का सारा पैसा आपका वापस हो जाता है, रिम्बर्समेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये होता है हमारा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उससे पहले के खर्चे और उसके बाद के खर्चे हमारे वापस हो जाते हैं, रिम्बर्स हो जाते हैं। बट यहाँ पर मैंने लिखा था 60 डेज और यहाँ पर लिखा है 180 डेज। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो कहती हैं आपको 30 डेज का हम क्लेम देंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में, और कुछ कंपनियां होती हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको बोलेंगे 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज। तो यहाँ पर फंडामेंटल सेम है। फंडामेंटल क्या कहता है, प्री क्या है, प्रोपोस्ट क्या है, वो आपको समझ आ गया, वो सेम है, बट डेज चेंज हो सकते हैं। 60 दिन, 60 डेज की जगह 45 डेज हो सकता है, 30 डेज हो सकता है, 90 डेज हो सकता है। ठीक है, बट फंडामेंटल चेंज नहीं होगी। राइट, आगे चलते हैं रूम रेंट के ऊपर एंड आईसीयू चार्जेस के ऊपर। अब देखिए, रूम रेंट का मतलब है, रूम रेंट मतलब कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें एक रूम लेना होता है जहां पर हमारा ट्रीटमेंट होता है, या जहां पर हमें वहां पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। तो जब भी हम रूम रेंट के लिए बात करते हैं, तो पहले कुछ कंपनियां ऐसी होती थी कि वहां पर हमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड, कंपनियां बोलती थी कि आप 1% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा अपना रूम रेंट का पैसा नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए, पहले तो यहाँ पर मैंने सम एश्योर्ड एक वर्ड बोला, उस सम एश्योर्ड को समझ लेते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं रिस्क कवर। मतलब कि अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तो 5 लाख का सम एश्योर्ड हो गया। 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तो 10 लाख का सम एश्योर्ड हो गया। मतलब कि आप इसको लिमिट समझ सकते हो, सम एश्योर्ड समझ सकते हो, इसको रिस्क कवर समझ सकते हो। ठीक है, रिस्क बोलते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए मैंने पहले कोई कंपनी से पॉलिसी लिया होता, या फिर आज की डेट में भी अगर मैं 3 लाख, 5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का या 2 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, 5 लाख के में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 3 लाख की पॉलिसी या 2 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, तो आज भी मेरे को कंपनियां क्या कहती हैं कि आपको रूम रेंट का 1% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। मतलब मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब हो गया 3,000 रुपए। मेरे को एक दिन का 3,000 रुपए से ज्यादा का रूम नहीं मिलेगा। अगर मैं 3,000 से ज्यादा का रूम लूंगा तो मेरे को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होता है रूम रेंट कैपिंग। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, नो रूम रेंट कैपिंग, नो कैपिंग इन रूम रेंट। मतलब कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि मेरी पॉलिसी के अंदर, या क्लाइंट को जब भी आप सजेस्ट करोगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि रूम रेंट की पॉलिसी आप कस्टमर को ना सजेस्ट करें। क्योंकि अगर आप रूम रेंट वाली पॉलिसी दोगे जिसके अंदर कैपिंग लगी हुई है, जिसके अंदर लिमिट लगी हुई है कि आपको 3,000 पर डे मिलेगा, 4,000 पर डे मिलेगा, तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा 1% ऑफ सम एश्योर्ड, या फिर आपको लिखा मिलेगा आपको पर डे का 5,000 का रूम मिलेगा, या आपको लिखा मिलेगा कि आपको पर डे का 3,000 रूम मिलेगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको वो पॉलिसी सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कल को मान लीजिए कस्टमर किसी ऐसे हॉस्पिटल में चला जाता है जहां पे रूम 10,000 रुपए पर डे का है और उसको 3,000 रुपए मिल रहा है, तो 7,000 रुपए पर डे के हिसाब से कस्टमर को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अगर कस्टमर अगले 10 दिन तक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा है तो 7,000 के हिसाब से 10 दिन का 70,000 रुपए होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी कस्टमर को पॉलिसी के बारे में सजेशन दें, किसी को बताएं, तो उसके अंदर जरूर ध्यान रखें कि रूम रेंट की कैपिंग ना हो। लेकिन अगर कस्टमर आपको सजेस्ट करता है, कस्टमर आपको, सॉरी सजेस्ट बोल रहा हूँ, कस्टमर आपको बोलता है कि भाई नहीं, मेरे को ज्यादा प्रीमियम नहीं देना, मेरे को 2 लाख की, 3 लाख की पॉलिसी ही लेनी है, तो उसमें आप कस्टमर को बता दीजिए भाई रूम रेंट की लिमिट है, कल को दिक्कत आएगी, आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा रूम रेंट का। राइट, इसी तरीके से आईसीयू चार्जेस भी होते हैं।
आईसीयू चार्जेस के अंदर आपको मैक्सिमम कंपनी जो पहले आती थी वहां पर लिखा मिलता था 2% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर मेरी 3 लाख की पॉलिसी है और वहां पर लिखा है 2% ऑफ सम एश्योर्ड, तो मेरे को 6,000 रुपए पर डे का यहाँ पर आईसीयू चार्जेस का यहाँ पर मेरे को मिल सकता है कंपनी से। इससे ज्यादा होगा तो मेरे को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। बट आज के डेट में ऐसी पॉलिसीज आ गई जहां पर आपको लिखा मिलेगा नो कैपिंग ऑन रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस, मतलब कि ना तो रूम रेंट के ऊपर ना आईसीयू चार्जेस के ऊपर आपके कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, तो आप अब 10,000 का रूम ले रहे हो, 15,000 का ले रहे हो, 20,000 का ले रहे हो, तो आपके 5 लाख के लिमिट से ही वो डिडक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस आप कोई भी पॉलिसी के अंदर कस्टमर को ऐसा सजेस्ट ना करें जिसके अंदर लिमिट्स हैं। अगर ऐसा है तो कस्टमर को अवेयर कर दें, वार्न कर दें कि सर इसके अंदर आपको रूम रेंट का पैसा देना पड़ेगा अगर कल को आप इससे ज्यादा के रूम रेंट की हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम डे केयर प्रोसीजर। देखिए, डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ऑल द डे केयर प्रोसीजर कवर्ड which do not require 24 hours hospitalization due to technology advancement are covered। मतलब कि डे केयर प्रोसीजर का मतलब है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट कराते हो जिसमें आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी वो सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर आपको कवर कर देती है। अब यहाँ पर ऑल डे केयर लिखा है, कुछ कंपनियों में 500 डे केयर की बीमारियां लिखी होंगी, कुछ कंपनी में 200 लिखी होंगी, किसी में 300 लिखी होंगी। सो आपको क्या समझना है कि डे केयर प्रोसीजर होता क्या। डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ऐसी ट्रीटमेंट अगर आप कराते हो तो आपको यहाँ पर कंपनी क्लेम पे कर देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा आजकल लेजर ट्रीटमेंट चलता है। अगर किसी को स्टोन होता है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम होती है, तो वो 2 से 3 घंटे के अंदर अपना लेजर ट्रीटमेंट करा के घर वापस आ जाता है। वो किसकी वजह से हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मैं बोलता हूँ 500 600 700 800 इवन अनलिमिटेड हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको इनके बारे में जानना है, कुछ कंपनियों में 541 बीमारियां कवर होती हैं, कुछ में 400 कवर होती हैं, कुछ में 600 कवर होती हैं। कुछ कंपनियां कहती है हम ऑल डे केयर कवर करेंगे। तो अगर ऑल डे केयर कवर करेंगे और कल को कोई ऐसी नई बीमारियां आ जाती हैं टेक्नोलॉजी के चलते जो कि जिसका ट्रीटमेंट 2 घंटे में हो जाए, तो कंपनी उसको भी कवर करेगी, उसको भी डिनाई नहीं करेगी। ठीक है, सो डे केयर का सिंपल मतलब है 24 घंटे एडमिट नहीं होना। टेक्नोलॉजी से वो ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है 2 3 4 घंटे के अंदर। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी तरीके से दूसरी बीमारी क्या हो सकती है? दूसरी बीमारी हो सकती है मान लीजिए कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के अंदर भी आपके अगर कोई आपकी नजर कमजोर हो जाती है तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर अपना ट्रीटमेंट करके वापस घर आ सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा फ्रेंड। सो डे केयर प्रोसीजर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि डे केयर प्रोसीजर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डोमिसली ट्रीटमेंट की। अब ये डोमिसली ट्रीटमेंट क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं होम ट्रीटमेंट, कि अपना ट्रीटमेंट हम घर पे रहकर भी कर सकते हैं। बट इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, कुछ चीजें आपको ध्यान में समझने की जरूरत होती है। सबसे पहले अगर आप अपना घर पर ट्रीटमेंट कराते हो तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपना ट्रीटमेंट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 दिन हॉस्पिटल, सॉरी 3 दिन होम ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा। 3 दिन आप अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं घर पे रहते हुए तो आपको पैसा मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। दूसरी चीज, अब यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और आप अपना ट्रीटमेंट घर पर करा रहे हो, तो यहाँ पर आप अपना हॉस्पिटल सॉरी होम ट्रीटमेंट ले सकते हो, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। या फिर तीसरी कंडीशन, अगर डॉक्टर लिख कर दे देता है कि भाई कस्टमर की सिचुएशन, कस्टमर की कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब कि बहुत ज्यादा नाजुक है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, या फिर उस कंडीशन में नहीं है कि कस्टमर को होम घर से लेकर हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में हम कस्टमर को डोमिसिलरी ट्रीटमेंट देते हैं। मैं दोबारा से तीनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब है सबसे पहली चीज, अगर डॉक्टर लिख कर दे देता है कि कंडीशन कस्टमर की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, सो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर होम ट्रीटमेंट मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर लिख कर देता है कि भाई इसको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको घर पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्लेम मिल जाता है। तीसरी चीज,
अगर घर पर रहते हुए 3 दिन से ज्यादा का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको यहाँ पर क्लेम मिल जाता है, राइट। तो ये 3 चीज हमें ध्यान रखनी है डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में। अगर किसी को हम समझाएंगे तो ये तीनों चीजें हमें समझानी होती है, ठीक है। इसका क्लेम आपको मिल जाता है, बट जब आपको अगर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट लेना होता है तो डॉक्टर का आपको कम से कम प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए ही होता है, रिकमेंडेशन चाहिए ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आप कंपनी को कॉल करते हो, कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, अपने क्लेम का इंटीमेशन करते हो। इंटीमेशन में आप बताते हो कि भाई मेरे को डोमेस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए, होम ट्रीटमेंट चाहिए। तो उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल से नर्सेस का स्टाफ, डॉक्टर की टीम, डॉक्टर वगैरह सबको ही हर घर पे आकर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तभी आपको एक क्लेम मिलता है, राइट। तो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बेनिफिट है आज के डेट में, अगर किसी कस्टमर की बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन डोनर की। अब ये ऑर्गन डोनर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए किसी को अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या किसी अपने बॉडी के पार्ट्स को और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराना है, तो यहाँ पर हम पॉलिसी के अंदर कवर करते हैं सम एश्योर्ड तक। सम एश्योर्ड का मतलब मैंने बताया था कि जितने की हम पॉलिसी बाय कर रहे हैं या फिर जितने का हम रिस्क कवर ले रहे हैं, इसको आप रिस्क कवर समझ सकते हो कि जितने की मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उसको हम बोलते हैं सम इंश्योर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे को ऑर्गन डोनर के अंदर समझने वाली बात है, अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है और कोई मेरे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, कोई भी ऑर्गन डोनर है, मेरे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, तो यहाँ पर मेरे को सम एश्योर्ड तक, मतलब कि मेरी पॉलिसी की लिमिट तक मेरे को पूरा पैसा मिल जाएगा। बट कुछ कंपनियां यहाँ पर भी कंडीशन लगा रही है, सारी कंपनियां नहीं है, कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको कह रही है कि हम 10% ऑफ सम एश्योर्ड देंगे या फिर 20% ऑफ सम एश्योर्ड देंगे। अगर मान लीजिए 20% ऑफ सम एश्योर्ड है तो इसका मतलब हो गया 5 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा मेरे को ऑर्गन डोनर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जब भी पॉलिसी हम किसी को सजेस्ट करेंगे, किसी को बताएंगे, तो हमें समझने वाली बात है कि भाई ऑर्गन डोनर के ऊपर भी मेरे को कल को लिमिट ना मिले। कल को अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराना पड़ा तो मेरे को अपनी जेब से अपने पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हो पाएगा। कुछ पैसा कंपनी देगी, 20%, 10%, 15%, जो भी कंपनी की कंडीशन है, ठीक है। सो ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी लिमिट या कंडीशन ना मिले ऑर्गन डोनर के ऊपर, तो आपकी पॉलिसी बेटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्बुलेंस कवर की। अब मान लीजिए कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है कि अप टू 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाएगा। मतलब कि जब भी आप हॉस्पिटल के लिए जाते हो तो आपको 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आप अपनी जेब से पे करके बाद में रिम्बर्समेंट कर सकते हो, बाद में उसका पैसा ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हो एम्बुलेंस का पैसा तो रिम्बर्समेंट हो नहीं सकता, एकदम से कैशलेस में तो अप्रूव हो नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एम्बुलेंस का पैसा अपनी पॉकेट से पे करना होता है, उसका बिल हम कंपनी में लगाते हैं, उसके बाद हमें वो पैसा वापस मिल जाता है, रिम्बर्समेंट मिल जाता है उसका, ठीक है। सो एम्बुलेंस कवर भी कवर होता है, बट कुछ कंपनियां 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन दे रही हैं, कुछ कंपनियां आपको 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन दे रही हैं, कुछ कंपनियां 750 दे रही हैं, कुछ कंपनियां 1,000 दे रही है। तो आपको समझने की जरूरत है कि एम्बुलेंस कवर कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, कितना बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर एकोमोडेशन। यहां पर इसको समझिएगा, ये पॉइंट बड़ा अमेजिंग है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा था कि मैं सिंगल रूम के लिए एलिजिबल हूँ, एक अकेला रूम ले सकता हूँ, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पर कंपनी आपको एक बेनिफिट दे रही है कि आप डेली कैश के बेनिफिट ले सकते हो चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए ट्रीटमेंट कराने के लिए और वहां पर आपको रिसेप्शन पे पता चलता है कि आपका सिंगल रूम जो है अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेना है, आपको इलाज कराना है, अपना ट्रीटमेंट लेना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप बोलोगे हॉस्पिटल को कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे को शेयरिंग रूम दे दीजिए जहां पर दो लोगों का, दो पेशेंट का ट्रीटमेंट एक ही रूम के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं डुअल ट्विन शेयरिंग रूम, मतलब डुअल ट्विन शेयरिंग रूम बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ तो कंपनी मेरे को एक डेली कैश का बेनिफिट देती है, जो कि हो सकता है 800 रुपए पर डे। मतलब अगर आपकी 15 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो आपको कितना मिलेगा, 800 रुपए पर डे, और जो कि मैक्सिमम ऑफ 4800 होगा, मतलब कि 4800 से ज्यादा ये वाला बेनिफिट नहीं होगा। 6 दिन तक ये आपको बेनिफिट मिलता है डेली कैश का, इससे ज्यादा इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने शेयर्ड अकोमोडेशन लिया है और आप हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते हो, ठीक है, और आपकी पॉलिसी के अंदर डेली कैश का बेनिफिट है, तो जब भी आप क्लेम अप्लाई करोगे कंपनी आपको 800 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। मतलब कि अगर 3 दिन का है तो 800 रुपए के हिसाब से 2400, 6 दिन का है तो आपका 4800 रुपए आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा, ठीक है।
अगर आपने 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है तो आपको 1,000 रुपये पर डे मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ 6,000 रुपये, मतलब 6 दिन से ज्यादा का बेनिफिट आपको डेली कैश का नहीं मिलता। ठीक है, सो ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आप शेयर्ड अकोमोडेशन ले रहे हो, एक ही रूम के अंदर 2 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको ले सकते हो, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। इसको दोबारा पढ़ते हैं, ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अब पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ई ओपिनियन की। देखिए, क्रिटिकल इलनेस का मतलब होता है जानलेवा बीमारियां। अगर कोई भी पर्सन जिसने पॉलिसी ले रखी है और उसको 1 साल 2 साल 4 साल के बाद कल को कोई भी जानलेवा बीमारी उसके बॉडी के अंदर आ जाती है, उसकी हेल्थ के अंदर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो उसका ट्रीटमेंट करा सकता है, साथ ही साथ उसका ई ओपिनियन भी ले सकता है। ठीक है, जानलेवा बीमारियों का अगर हम ई ओपिनियन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है नॉर्मल, उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले तो हम अपने किसी फैमिली डॉक्टर को या किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, अपने घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं। अब वहां पर हमें पता लगता है कि यार किसी पर्सन को मान लीजिए कैंसर है, कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब कैंसर का अगर डिटेक्शन होता है तो उस डिटेक्शन के बाद कस्टमर के माइंड में ये रहता है कि यार कितने स्टेज पर है, कल को मैं इसका ट्रीटमेंट कहाँ ले सकता हूँ, मेरे को इसके लिए कहाँ पर यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा अच्छे से। तो कस्टमर को लगता है कि यार वो रिपोर्ट्स वगैरह ना मेरे को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को हम दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर के चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं क्रिटिकल इलनेस के केस में। 5,000, 10,000, 20,000, इवन 50,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल इलनेस अगर किसी को हो जाता है तो वो अपने सारे रिपोर्ट्स, अपने सारे बिल्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कंपनी को मेल करें। कंपनी को मेल करने के बाद आप उनसे ई ओपिनियन ले सकते हो, क्योंकि देखो डॉक्टर की टीम ऑलरेडी कंपनीज के पास भी होती है, कंपनी के पास ऑलरेडी अपनी डॉक्टर की टीम होती है। तो वो उस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, और देखने के बाद कस्टमर को सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस बीमारी का इलाज इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इतने अमाउंट के अंदर करा सकते हो। तो कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसको एक दूसरा ओपिनियन मिल जाता है कि भाई मैं इस बीमारी का इलाज दूसरे हॉस्पिटल में जाके या इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके करा सकता हूँ। राइट, तो ये है क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी आपको एक ई ओपिनियन बेनिफिट दे रही है, जो कि वंस इन अ ईयर, मतलब कि 1 साल में एक बार इसका बेनिफिट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल बार ई ओपिनियन करा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए हम 1 साल में एक बार ई ओपिनियन का बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर की। अब अगर मान लीजिए हम पॉलिसी लेते हैं, और पॉलिसी लेने के बाद मान लीजिए मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं किसी पहाड़ी इलाके पे घूमने के लिए चला जाता हूँ। ठीक है, अब वहां पर जाके मेरे फैमिली की या फिर किसी जो पॉलिसी ले रहा है उस पर्सन की एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सो उस केस में अगर मैं पहाड़ी इलाके में हूँ तो आपको पता है कि यार अगर किसी पहाड़ी इलाके पे आप देखोगे तो हॉस्पिटल ज्यादा नहीं होते। तो हॉस्पिटल ना होने की वजह से आपको क्या लेने की बेनिफिट की जरूरत है, एयर एम्बुलेंस की। मतलब कि आप कंपनी को कॉल करोगे, कंपनी आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करेगी। उस सर्विस की वजह से आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होगा वहां पर जाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है, बट इसका कितना कवरेज होता है इमरजेंसी एम्बुलेंस का, एयर एम्बुलेंस का? इसका कवर होता है आपका 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि आपने अगर एक बार हॉस्पिटल में जाना है तो 2.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट ले सकते हो, और मैक्सिमम अप टू द सम एश्योर्ड आप ले सकते हो। ठीक है, अगर ये पॉलिसी, ये वाला बेनिफिट हम लेना चाहते हैं तो मेरे को मिनिमम 10 लाख की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 3 लाख 5 लाख 2 लाख की पॉलिसी में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। एटलीस्ट मेरे को 10 लाख की पॉलिसी या उससे ज्यादा की पॉलिसी लूंगा तब मेरे को एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट मिलेगा। राइट, सो एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट आप ले सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताया। बट यहाँ पर समझने वाली बात एक चीज और है कि ये जो एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट होता है आपको कैशलेस नहीं मिलता, आपको रिम्बर्समेंट मिलता है। पहले अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हॉस्पिटल से, आपको सॉरी कंपनी से ये वाला पैसा वापस मिल जाएगा बिल जमा करने के बाद। ठीक है, सो एयर एम्बुलेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ चेकअप की। फ्रेंड देखिए, आज की डेट में जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद कस्टमर के माइंड में होता है कि भाई मैं अब पॉलिसी तो ले लिया, बट कल को अगर मैं अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप कराऊं तो मेरे को उसमें कंपनी मेरे को बेनिफिट देगी या कि नहीं देगी। अब रूटीन चेकअप्स होते हैं, आपने देखा नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए साल में एक बार 2 बार या फिर 2 साल में एक बार अपने आप को पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर भी कंपनी क्या कहती है, आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा सकते हो, हेल्थ चेकअप करा सकते हो। तो अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो आप एवरी 2 ईयर, 2 क्लेम फ्री ईयर, मतलब कि अगर आपने 2 साल तक कॉन्टिन्यूस क्लेम नहीं लिया तो आप 2,500 रुपए का यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो 5 लाख की पॉलिसी के लिए। ठीक है। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर, मतलब जिस साल आपने क्लेम नहीं लिया उससे अगले साल आप 5,000 रुपए का अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है। राइट। इसके बाद हम बात करेंगे एवरी क्लेम फ्री ईयर, अगर आपने क्लेम नहीं लिया और उसके बाद आपने 8,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्थ चेकअप का। और अगर पॉलिसी 15 लाख या 15 लाख से ऊपर की है तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एवरी क्लेम फ्री ईयर, अगर आपने ये बेनिफिट लेना है 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर हर साल 10,000 रुपए का हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा सम एश्योर्ड उतना ज्यादा आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है। सो ये हो गया हेल्थ चेकअप। अब ये कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है, बट फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, आपका जो बेनिफिट है वो चेंज नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं टैक्स बेनिफिट। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद मैं अपना टैक्स का बेनिफिट भी ले सकता हूं, अपने टैक्स को बचा सकता हूं। कैसे? यहाँ पर कंपनी कहती है यू कैन अवेल टैक्स बेनिफिट फॉर द प्रीमियम अमाउंट अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कि जितना भी आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया है उसका टैक्स बेनिफिट आप अंडर सेक्शन 80D ले सकते हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। मतलब अगर मान लीजिए मैंने 20,000 की पॉलिसी पे करी है, 20,000 का प्रीमियम पे किया है और मेरा जो टैक्स स्लैब है, मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट को मेरे को 20% टैक्स देना पड़ता है, मैं 20% के टैक्स स्लैब के अंदर आता हूँ। तो 20,000 मैंने प्रीमियम दिया था और 20% मेरा टैक्स स्लैब है, तो मेरे को 4,000 का टैक्स बच जाएगा। 4,000 का मेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। हो सकता है साल का मेरा मान लीजिए 50,000 का टैक्स है, तो उस 50,000 को टैक्स को कम करते हुए मेरा टैक्स रह जाएगा 46,000 का, 46,000 रुपए का। राइट। तो यहाँ पर जो भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं सभी कंपनीज के अंदर यहाँ पर आपको इनबिल्ट टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है। ठीक है। सो ये भी आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, ये भी आप कस्टमर को बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। देखिए, जब भी मैं पॉलिसी लेता हूं तो पॉलिसी लेने के बाद यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, क्या मैं पॉलिसी ले रहा हूं और मैं अगर जरूरत पड़ने पे क्लेम लेता हूं और अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक रेगुलर क्लेम लेता हूं, तो ऐसा तो नहीं है कल को मेरी कंपनी मेरी पॉलिसी टर्मिनेट कर दे। ठीक है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको उसका नुकसान हो। मैं यहाँ पर दोबारा बताता हूँ, आपने आज पॉलिसी ली और अगले 2 साल 3 साल 4 साल तक रेगुलर क्लेम लिया, तो कंपनी 5वें साल में या चौथे साल में आपको बोल सकती है कि आपको अब हम रिन्यूअल का अमाउंट नहीं देंगे, मतलब आप अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं कर सकते। राइट। तो आपको क्या देखना होता है कि भाई मेरी पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल के साथ है या नहीं, अगर मैं क्लेम लेता हूं तो भी, अगर मैं क्लेम नहीं लेता तो भी। तो आपको ये देखना होता है लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉलिसी ही हमेशा बेटर रहती है। राइट। बट आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज लाइफ लॉन्ग हो गई है, बट फिर भी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का बेनिफिट नहीं देती। तो अगर आप छोटा सम एश्योर्ड या फिर 3 लाख 2 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो और एवरी ईयर क्लेम लेते हो तो वहां पर आपको कंडीशन मिल सकती है कि आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल ना मिले। राइट। इसके बाद बात करेंगे हम नो सब लिमिट ऑन रूम रेंट। मतलब कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रूम रेंट के बारे में, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शन। कैशलेस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो कौन कौन से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर मैं जाके ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। कुछ कंपनी के आपको मिलेगा 4,500 हॉस्पिटल, कुछ कंपनियों को आपको मिलेगा 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल है। कुछ कंपनियां यहाँ पर लिख कर देती हैं उनके जो टाइप्स हैं उनके हॉस्पिटल के 6,000 की लिस्ट है। ठीक है। तो आपको क्या देखना होता है कि मैं जिस नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए एचडीएफसी की पॉलिसी लिया। ठीक है। तो एचडीएफसी की पॉलिसी लेने के बाद अगर मैं जिस भी पॉलिसी में आप हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या मेरे को उस हॉस्पिटल के अंदर मेरे को कैशलेस बेनिफिट मिल रहा है एचडीएफसी से? अगर मिल रहा है तो मैं हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, सारा का सारा बिल जो है वो कंपनी हॉस्पिटल को पे कर देगी और अपने घर आके आप अपना शांति से बैठ सकते हो। राइट। तो ये होता है हमारा कैशलेस ट्रांजेक्शन, मतलब कि कैशलेस ट्रीटमेंट बेनिफिट। राइट। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
सो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे नो क्लेम बेस्ड लोडिंग की। मतलब कि अब देखिए, मैं पॉलिसी लेता हूँ और पॉलिसी के लेने के बाद हो सकता है मेरे को कल क्लेम लेने की जरूरत पड़े, कोई मेडिकल इमरजेंसी मेरे साथ हो जाती है, ठीक है। सो अगर मेरे को कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होने के बाद मैं क्लेम ले लेता हूँ, तो पहले क्या होता था या अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी कर देती हैं कि आपको अगले साल जब आप पॉलिसी रिन्यू कराओगे तो आपके ऊपर लोडिंग लगा देंगे। लोडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। अगर मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपये प्रीमियम पे किया था पूरे साल का और आपने 1 लाख का क्लेम ले लिया, तो कंपनी क्या कहेगी अगले साल कि आपको 10,000 प्रीमियम नहीं देना, आपको 12,000 या 13,000 प्रीमियम देना है। आपके ऊपर 20% या 30% की लोडिंग लग गई। क्यों? क्योंकि आपने क्लेम लिया था, इसीलिए हम आपका प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या देखना है कि यार मेरे को नो क्लेम बेस्ड लोडिंग वाली पॉलिसी मिल जाए। मतलब कि अगर मेरे क्लेम आए तो भी या क्लेम ना आए तो भी मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो आपको हमेशा देखना है नो क्लेम बेस्ड लोडिंग वाली पॉलिसी ही आपको रेफर करनी चाहिए, राइट। इसके बाद बात करेंगे क्विक टर्न अराउंड टाइम। मतलब कि अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ तो अब मैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में बैठा हूँ और मैंने सारे हॉस्पिटल में अपने बिल सबमिट कर दिए, अपनी पॉलिसी, अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट मेरे से हॉस्पिटल ने मांगे वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने हॉस्पिटल को दे दिए। अब हॉस्पिटल से कंपनी के बाद जब सारे अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो मेरे को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम मेरे को लग जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट में कंपनियां क्या कहती हैं, तो आपको आधे घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगा। बट अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि आपका 1 दिन तक टाइम लेती हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट कंपनी ऐसी हैं जो कि आपको 1 दिन तक अप्रूवल के लिए वेट कराती हैं। तो आपके ऊपर आपका डिसीजन है कि यार मेरे को कौन सी पॉलिसी लेनी है जिसमें मेरे को आधे 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल आ जाए, जिससे कि मैं स्ट्रेस फ्री, मतलब कि अपने टेंशन फ्री अपना इलाज करा सकूं, ट्रीटमेंट करा सकूं। या फिर मैं 1 साल 1 दिन तक पूरा वेट करूं, जब मेरा अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा तो वहां तक वेट करूं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सी कंपनी के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट कितनी जल्दी आपका यहाँ पर अप्रूवल हो जाता है, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की क्विक क्लेम पेमेंट। मतलब कि ये अगेन वही पॉइंट है कि आप यहाँ पर जल्दी से अपना बिल सेटल करा के, अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ज्यादातर कंपनियां आज के डेट में, अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो बड़ी जल्दी तरीके से, इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इवन 20 मिनट के अंदर अंदर भी कंपनी के 2-2 3-3 लाख रुपए के क्लेम अप्रूव हुए। मेरे एक क्लाइंट था, उनका हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होने के बाद जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी को सबमिट करे, एचडीएफसी की मैं बात कर रहा हूँ, विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर अंदर उनका 3.25 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव हो गया था और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। और उसके बाद मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है, कस्टमर को टेंशन नहीं होती अपने ट्रीटमेंट की, अपने इलाज कराने की, सो उसके बाद कस्टमर बड़ा हैप्पी था और उसने मेरे को कम से कम 5-6 रेफरेंसेस दिए। तो यहाँ पर इन सब चीजों का बेनिफिट क्या होता है, अल्टीमेटली सर्विस। देखो, पॉलिसी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कस्टमर डायरेक्टली पॉलिसी बाजार के ऊपर भी पॉलिसी जाके ले सकता है, बट आप लोगों को क्यों ट्रेंड कर रहा हूं मैं, आप लोगों को इसीलिए ट्रेंड कर रहा हूँ एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो, बेसिक चीजें पता हो। उसके बाद कस्टमर से जब आप डिस्कस करें, कल को कस्टमर के क्वेश्चन आएंगे कि क्लेम के लिए कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, तो मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको ट्रेंड कर रहा हूँ जिससे कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सके, आप कस्टमर को उसका आंसर दे पाओ, राइट। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। सो इसी तरीके से हम अगले 4-5 सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड वेटिंग पीरियड क्लॉज। मतलब कि अभी हमने बात करी कि ये चीजें कवर्ड है, ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं। अब हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड की। देखो, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें पहले दिन से सारी चीजों का बेनिफिट, सारी चीजों का ट्रीटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, इनिशियल वेटिंग पीरियड। मतलब जब मैंने आज पॉलिसी ली पहली बार, तो पॉलिसी लेने के बाद मेरे को इनिशियल वेटिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है अ वेटिंग पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द इंसेप्शन डेट फॉर ऑल हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब कि अगर मैं आज पॉलिसी ले लेता हूं तो मेरे को एटलीस्ट 30 दिन का वेट करना पड़ेगा पॉलिसी लेने के बाद हॉस्पिटल क्लेम के लिए। मतलब कि 24 घंटे वाला जो क्लेम था उसको वेट करने के लिए, उस क्लेम को लेने के लिए मेरे को 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का जो बेनिफिट होता है, अगर मान लीजिए आज मैंने पॉलिसी लिया और भगवान ना करे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में मैं अपना ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट पहले दिन से मिलता है, उसके अलावा जो बीमारियां, जो डिजीज होती हैं, उसका ट्रीटमेंट आपको
30 डेज के बाद मिलता है, 30 दिनों के बाद मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ, ये फंडामेंटल है। आपको कोई कंपनी का कोई स्पेसिफिक चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि इनिशियल वेटिंग पीरियड कौन सी कंपनी में कितना होता है, ऐसा नहीं है। सभी कंपनी में 30 डेज होता है, एक्सीडेंट में पहले दिन से होता है। अगर किसी को पॉलिसी लेने के बाद एक्सीडेंट से कोई दिक्कत हो जाती है और वो अपना हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेता है तो 24 सेम डे उसको मिल जाता है। बट अगर कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो 30 दिन का वेट करना पड़ता है। ठीक है, सो दो चीजें यहाँ पर बता दी मैंने इनिशियल वेटिंग पीरियड की। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। अब ये होता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड कि अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया पहली बार, पॉलिसी लेने के बाद आपको इन स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, इन स्पेसिफिक बीमारियों के लिए आपको यहाँ पर वेट करना पड़ता है। आपको वेट करने के बाद ही इनका क्लेम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक इलनेस सच एज कैटरेक्ट, हर्निया, हाइड्रोसेल एक्सेट्रा आर कवर्ड आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ पॉलिसी कवरेज। मतलब आज अगर मैंने पॉलिसी लिया तो मेरे को अगर स्टोन हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, हर्निया हो जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे क्लेम, ऐसी बीमारियों का क्लेम मेरे को 24 महीनों के बाद मिलेगा। मतलब 2 साल के बाद मेरे को इन सब चीजों का क्लेम मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड भी हमें कस्टमर को सजेस्ट करना है, बताना है, क्योंकि सभी कंपनीज के अंदर आपको स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का वेट करना पड़ता है। टोटल 16-17 बीमारियां हैं। इसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप इसको सेव कर सकते हो। कस्टमर को रिक्वायरमेंट आती है तो आप इसको कस्टमर को भी दे सकते हो। ठीक है, सो ऐसी बीमारियां आपको 2 साल के बाद कंपनी कवर कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे प्री एग्जिस्टेंट डिजीज वेटिंग पीरियड, इसको हम बोलते हैं पीईडी। यहाँ पर देखो पी लिखा है, यहाँ पे ई और ये डी। तो प्री एग्जिस्टेंट डिजीज पीईडी वेटिंग पीरियड, पीडी वेटिंग पीरियड के लिए यहाँ पर कंपनी कहती है अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, मान लीजिए आज के डेट में किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, ठीक है, किसी को कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने पहले 5 साल पहले किसी चीज का ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, किसी चीज का ऑपरेशन कराया, गॉल ब्लेडर रिमूव कराया, तो कोई भी बीमारी किसी भी पर्सन को अगर है और वो पॉलिसी लेते हुए मेंशन कर देता है, तो ऐसी बीमारियों को कंपनी 36 मंथ या फिर 48 मंथ्स के बाद कवर कर देती है। मतलब 36 दिन, 36 महीने या फिर 48 महीने के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आपको इनका कवरेज मिल जाता है। सो ये 3 स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है, 3 वेटिंग पीरियड है जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड, पहले दिन से एक्सीडेंट का कवर है, उसके अलावा 30 दिन के बाद मेरे को अचानक से कोई बीमारी हो जाती है उसका कवर मिल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के अंदर मेरे को कैटरेक्ट, हर्निया, हाइड्रोसेल, ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पाइल्स और उसके बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी चीजों का आपको 24 महीनों के बाद, मतलब कि 2 साल के बाद इन सब चीजों का क्लेम ले सकते हो। टोटल 17 बीमारियां इसमें ऐसी हैं। इसके अलावा आप अगर कोई पहले से आपको बीमारी है, कोई आपने ऑपरेशन कराया, कोई ट्रीटमेंट कराया, तो ऐसी बीमारियों को कंपनी, अगर आप पॉलिसी लेते हो, डिक्लेयर करते हो, तो आपको 36 मंथ या 48 मंथ्स के बाद ये बीमारियां कवर होती हैं। यहाँ पर कुछ कंपनियां 36 के बाद कवर करेंगे, कुछ कंपनियां आपको 48 के बाद भी कवर कर देंगे, 48 मंथ्स के बाद भी कवर कर देंगे, राइट। सो ये होता है हमारा स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का क्लॉज। तो ये भी आपको सभी कंपनीज के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ऐसा भी हो सकता है उसे पहले कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो अगर आपने कस्टमर को पॉलिसी सजेस्ट करते हुए, उसको प्रेजेंटेशन देते हुए आपने कस्टमर से पूछा कि सर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर डिजीज तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं आपने कराया हुआ, तो अगर कस्टमर बोलता है नहीं कराया हुआ, तो आपको ये वाला बेनिफिट समझाने की जरूरत नहीं है। आपको ऊपर वाले 2 बेनिफिट बताने, क्योंकि ये वाला बेनिफिट, तीसरे वाला बेनिफिट किसके लिए है, जिसको पहले से कोई बीमारी हो रखी है। अब कुछ लोग हैं, आप में से भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो मेरे से लिस्ट मांगते हैं कि सर ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्री एग्जिस्टेंट डिजीज में कवर है। देखो, इसकी कोई स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट नहीं है। ऐसी बीमारियां जो किसी को कोई भी बीमारी होगी तो उसको कंपनी 3 साल या 4 साल के बाद कवर करेगी। तो प्री एग्जिस्टेंट डिजीज की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी बीमारियों की लिस्ट नहीं है। कोई भी किसी को अलग अलग बीमारी हो सकती है, वो बीमारियां आपको 3 साल या 4 साल के बाद कवरेज मिल जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी वेटिंग पीरियड की, अभी हमने बात करी फीचर्स की। अब फाइनली हमारी ये वाली स्लाइड रहती है, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। कुछ लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं या फिर चैट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जस्ट 5 से 7 मिनट का टाइम और लूंगा, उसके बाद हमारा वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, हमारा एक्सक्लूजन है, मतलब कि अगर हम कोई भी कंपनी का पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर एक्सक्लूजन भी होते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कुछ
ऐसी बीमारियां जो कि कंपनी कभी भी आपको पॉलिसी के अंदर कवर नहीं करती, राइट। पहले समझते हैं वॉर, मतलब कि अगर मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और उसमें लोगों के मेडिकल मतलब कि उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उनको चोट लग जाती है, उनको इंजरी हो जाती है, तो ऐसे केस में भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देती। अगर मैं दोबारा बताता हूं, अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है, तो उस केस में आपको कंपनी यहां पर क्लेम नहीं देगी। पहली चीज, ये एक्सक्लूजन है, सभी कंपनी के अंदर है। दूसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटेंशनल सेल्फ इंजरी की। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो किस वजह से कर रहा है? इंटेंशनली अपने दिमाग से सेल्फ को, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको डेथ नहीं हो पाती, बट उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, उसको नुकसान पहुंच जाता है। बट अगर वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाएगा, तो उस केस में भी उसको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने मूवीज में, पिक्चर्स में देखा होगा कि लोग यहाँ पर कुछ दवाइयां खा लेते हैं, जैसे नींद की दवाइयां, कुछ इस तरीके की मेडिसिन खा लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्लेम नहीं मिलता, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन इन डेंजरस एक्ट। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि पैराग्लाइडिंग करता है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग करता है, या फिर कोई भी ऐसी डेंजरस एक्ट करता है, या फिर कोई पुलिस में, या फिर कोई मान लीजिए मारने, मैं बोल सकता हूँ कि मर्डर करने के उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ऐसे केस में अगर कोई भी डेंजरस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तो वहां पर अगर उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो उसका भी हमें क्लेम नहीं मिलता, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पार्टिसिपेशन इन डेंजरस एक्ट आपका कवर नहीं होता। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो चाहता है कि यार मेरे को ना अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करानी है, मेरे को अपने आप को चेंज करना है, तो ऐसे प्लास्टिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डेंटल ट्रीटमेंट। आपका पॉलिसी के अंदर डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होता। अगर आप अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओगे पॉलिसी में, तो आपको कंपनी कवर नहीं करती। बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको ओपीडी के अंदर कवर करती है। ओपीडी करके एक बेनिफिट होता है जिसको हम बोलते हैं कि आप अपना, जैसे नॉर्मल फीवर है, कोई आपको डेली रूटीन में कोई बीमारी हो जाती है, और डॉक्टर को जाके आप अपना नॉर्मल मेडिसिन लेके आ जाते हो, ठीक है। सो ऐसे ओपीडी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर कंपनी में ले सकते हो, बट कुछ कंपनी में आपको ओपीडी मिलता है, ज्यादातर कंपनी में आपको ओपीडी बेनिफिट नहीं मिलता। बट वहां पर भी आपको लिमिट मिलेगी कि आप पूरे साल में 2000, 3000, 5000 तक का ही ओपीडी बेनिफिट ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। सो डेंटल कवर आपका एक्सक्लूड होता है, यहाँ पर आपको डेंटल कवर का बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एसटीडीज बीमारी, मतलब कि जैसे किसी को जैसे किसी को एड्स की प्रॉब्लम है, एचआईवी की प्रॉब्लम हो जाती है, सो ऐसी बीमारियों को भी कंपनी यहाँ पर एक्सक्लूड करती है, इनको भी यहाँ पर कवर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी, सॉरी, प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब कि अगर किसी को प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी को डिलीवरी करानी है अपनी, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए, तो अपनी प्रेगनेंसी के लिए अगर वो एक्सपेंडिचर लेना चाहता है, अपना खर्चा लेना चाहता है, सो यहाँ पर कंपनियां नॉर्मल पॉलिसी के अंदर आपको प्रेगनेंसी कवर नहीं देती। इसको हम बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। क्या बोलते हैं? मैटरनिटी। मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम आपको कंपनीज नहीं देती। अगर आपको मैटरनिटी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्लान चाहिए, तो वो प्लान मार्केट में अलग से आते हैं, स्पेसिफिक प्लान होते हैं, तो उसका प्रीमियम नॉर्मल प्रीमियम से थोड़ा सा हायर रहता है, उसका प्रीमियम ज्यादा रहता है, ठीक है। सो क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी जो है कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी कोई इलनेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि होना ही होना है, ठीक है। सो इसी वजह से कंपनी ने एक्सक्लूजन में रखा हुआ है इसको, प्रेगनेंसी को हम यहाँ पर कवर नहीं करते, राइट। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको जो मैंने बताई, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे डाउट्स, ये सारे जो पॉइंट्स थे, आपको हमेशा बार बार यहाँ पर चीजें, आपको चाहे कोई भी पॉलिसी का प्लान देख रहे हो, कोई भी चीजों का, कोई भी कंपनी का आप प्लान किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो ये सारे प्लान आपको, ये सारी बेनिफिट्स कहीं ना कहीं आपको कस्टमर को समझाने पड़ेंगे, तभी आपका कस्टमर आपके साथ पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अभी जैसे सेशन खत्म हुआ है, सो आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप सभी को मैं वेलकम कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो आप अपना एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं। चैट के ऊपर मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, तो एक ही करके आप हैंड रेस कीजिए और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, राइट। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट
वेट फॉर 1 मिनट, मैं एक बार थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, देन आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यस, सो अंकित, मैं सबसे पहले आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। सर जैसे वो एक ऑलरेडी एक पर्सन है, मतलब 2 लेडी हैं, उनका पॉलिसी चल रहा है, डायबिटीज शुगर की पेशेंट है बेसिकली, मतलब ये चल रहा है उनका इलनेस। ठीक है, तो 14 साल से उनका पॉलिसी एक चल रहा है, ठीक तो है, उन लोग को पोर्ट करना है, तो एग्जिस्टिंग डिजीज वो होगा, कवर होगा, और प्लस नया में पोर्ट करेंगे, तो क्या कौन सा बेटर रहेगा प्लान? देखो, पोर्ट करने के लिए पहली चीज तो आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए कस्टमर को हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्टेबिलिटी करके ला रहे हैं, ठीक है, तो जी। दूसरी कंपनी को भी पुरानी बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। अगर हम्म। कंपनी का डिसीजन है दूसरी कंपनी कि हम उस बीमारी को या उस पर्सन को पॉलिसी दें या ना दें, ठीक है, सो जी। हम पीडी के अंदर अगर हम जाएंगे तो पीडी वाली पॉलिसी के अंदर हो सकता है कस्टमर को 14 हो गया, तो हो सकता है अगर हम चेंज करें तो चेंज करते हुए भी उसको 3 साल वेट करना पड़े पहले। जी, और लास्ट 13 ईयर्स उनका कोई क्लेम नहीं है, तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग में ही उनको वो बेनिफिट मिलेगा? हाँ, तो उसमें पहली चीज ये है, अगर उनको पहले कोई भी बीमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो पीडी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, प्री एग्जिस्टेंट डिजीज बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप पूछ रहे हो बेस्ट प्लान कौन सा है, तो बेस्ट प्लान डिजीज डायबिटिक के लिए स्पेसिफिक 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो बेस्ट प्लान देती हैं। एक तो है आदित्य बिरला का आपका एबीसीडी प्लान करके है, वो आपका उसके अंदर आप पहले दिन से डायबिटिक कवर करा सकते हो, बट उस केस में आपको कस्टमर की रिपोर्ट्स सब कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब कि स्टार हेल्थ की पॉलिसीज है, उसमें आप जा सकते हो। डायबिटिक करके एक प्लान आता है, डायबिटिक ए, डायबिटिक बी। डायबिटिक ए के अंदर वो लोग जो कि जिनको इंसुलिन नहीं लगता, और डायबिटिक बी के अंदर वो लोग जिनको इंसुलिन लगता है। तो इसीलिए आप वहां पर 2 प्लान देखोगे जिसका प्रीमियम में डिफरेंस आएगा, प्लान ए और प्लान बी, ठीक है। उसके अलावा भी मार्केट में और भी प्लान है डायबिटिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायबिटिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो एक बार आप मेरे को 1-on-1 बता दीजिएगा, तो मैं आपको और भी प्लान सजेस्ट कर दूंगा। अभी मैंने आपको 2 प्लान सजेस्ट कर दिए, एक आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा जो कि हमारे पोर्टल पे आ जाता है, और आदित्य बिरला का अगर आपको करना है तो वो ऑफलाइन करना पड़ेगा। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप हमें या फिर कंपनी को डायरेक्टली मेल करोगे, और मेल करने के बाद आपके पास पेमेंट लिंक आएगा, ऑनलाइन पेमेंट करके आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। पॉलिसी जनरेट होने के बाद आपके पोर्टल के ऊपर पॉलिसी दिखेगी, मतलब ऐसा नहीं है पॉलिसी होने के बाद आपको दिखेगी ही नहीं, आपके पोर्टल के ऊपर वो पॉलिसी दिखेगी भी। ऑफलाइन का मतलब ये होता है, वो डायरेक्टली पोर्टल से नहीं होगा, ऑफलाइन मतलब ये होता है, ठीक है। सो आई होप अंकित मैंने आपका आंसर दे दिया होगा, एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिए। ये आशुतोष राजपूत जी, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। सर वो कॉस्मेटिक एक्सपेंसेस जैसे लेते हैं तो मतलब ले पाएंगे कि नहीं ट्रीटमेंट पे, ये बताइए सर। जैसे स्किन का जैसे है हमें हम्म, जैसे स्किन प्रॉब्लम हो गया। हाँ सर हाँ सर। नहीं हो सकता, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कंपनी एक्सक्लूड करती है, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो कंपनी आपको यहाँ पर कवर नहीं करती है। सर जैसे स्किन ट्रीटमेंट जैसे इसकी चेहरे का हो गया, जैसे गड्ढा वगैरह हो जा रहता है, तो वो सब का कराते हैं तो उसका नहीं मिलेगा सर? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल अगर देखिए, अगर किसी के फेस के ऊपर जैसे गड्ढे, आपने छोटे छोटे छेद या उस तरीके से रहता है, गड्ढे वगैरह रहते हैं, सो उसको अगर जी। आप treatment करना चाहते हो तो कंपनी उसको कवर नहीं करेगी पहली चीज, क्योंकि या तो उसको जन्म से होगा वो चीज, ठीक है, जन्म से इन द हाँ हाँ। एक ग्रोइंग एज में उसको हुआ होगा, 10 साल 12 साल 15 साल के बाद उसको वो चीज शुरू हुई है ना, तो ऐसी चीज को कंपनी क्या मानती है, बाय बर्थ आपको प्रॉब्लम है तो उसलिए आपको वो जी सर। क्लेम उसका बेनिफिट कवर नहीं करते, ओके सर। ठीक है। थैंक यू आशुष, थैंक यू। यस, राशुल शेख जी, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हेलो सर। बताइए। वो पहले अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आया होगा और उसके बाद में बंदे को अगर एंजियोप्लास्टी करनी है तो हम्म, cover होगा कैसे पॉलिसी?
देखिए, अगर किसी को पहले से हार्ट अटैक आया हुआ है तो के केस में मैं आपको बोल देता हूँ, इंडस्ट्री में आप कोई भी कंपनी प्लान नहीं देगी, सिर्फ स्टार हेल्थ को छोड़ के। स्टार हेल्थ के अंदर एक प्लान आता है कार्डिक केयर। कार्डिक केयर केस में आपको यहाँ पर अगर किसी को स्टोन डला है, मतलब कि हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, तो ही आप पॉलिसी ले सकते हो। उसके अलावा कोई भी कंपनी आपको हार्ट अटैक के केस में पॉलिसी नहीं देती। अगर आप गलती से ले भी लेते हो तो क्लेम मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, सर। क्योंकि आप इसमें समझने वाली बात क्या है ना, कि कस्टमर को पहले से कोई प्रॉब्लम हो रखी है, पहले से कोई बीमारी हो रखी है, तो कंपनी को क्या लगता है कि रिस्क ऑलरेडी है कस्टमर के पास, है ना, तो रिस्क को हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। कंपनी अपने ऊपर लेगी तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि कस्टमर को अगर पहले से कोई बीमारी है तो सबसे मेन चीज कस्टमर पहले हमें बताए, और बताने के बाद हम पॉलिसी में मेंशन करें। अब कल को पॉलिसी होती है नहीं होती, वो कंपनी का डिसीजन है, ना मेरा डिसीजन वो, ना आपका डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि सर मान लीजिए वो अगर लोग आपको बताते हैं। हाँ जी, मान लीजिए कस्टमर ने अगर हमें बताया ही नहीं उससे अटैक वगैरह आया है या नहीं, तो कस्टमर की गलती है ना, कस्टमर जाएगा तो छुपा के हाँ कहाँ तो जाएगा। अगर मान लो हम्म, आपका कोई मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपका कोई या किसी भी पर्सन का कोई पुलिस का केस हो जाता है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और पुलिस को बताते नहीं, तो पुलिस उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी आपको प्रॉपर। इसी तरीके से वकील को आप बता नहीं पाओगे प्रूफ अच्छे से सारी चीजें, तो वकील भी आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस है, कस्टमर अगर सारी चीजें खुल के नहीं बताएगा तो एडवाइजर उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। अच्छा ठीक है। होगा, होगा या नहीं है वो बात की बात है। हम्म, कल को आपने कस्टमर ने नहीं बताया, पॉलिसी का प्रीमियम 5 साल से दे रहे हैं, ठीक है, 5 साल के बाद अचानक से कोई दोबारा दिक्कत हो जाती है, फिर कस्टमर हम्म, ने जाके बोल दिया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम 6 साल पहले हुआ था, 8 साल पहले हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था 10 साल पहले, तो उस केस में कंपनी क्या देखेगी कि आपने बताया नहीं, डिस्क्लेम नहीं किया, आपने डिस्क्लोज नहीं किया उस चीज को, तो आपका क्लेम और आपकी पॉलिसी दोनों ही टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो इसका लॉस है ना, ऐसे ही ना समझो। कस्टमर का लॉस है सीधा सीधा, हम्म, अगर वो नहीं बताता। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। यस, वीवो 1816 के नाम से हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार प्लीज नाम बताइएगा पहले। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, प्रज्ञेश बोल रहा हूँ। सर आपका नाम मुझे क्या एक सर? बात आपसे, प्रज्ञेश बोल रहा हूँ, प्रज्ञेश ठाकुर। ओके ओके, बताइए सर। सर मुझे ये बात ये जाननी थी कि आज का जो सेशन आज का हुआ है हाँ उसको जी मुझे दोबारा देखना हो, पूरी तरह से फिर से सर, बिल्कुल। समझना हो, तो मैं उसके लिए आपको मुझे बता देता रिकॉर्डिंग मिल हूँ, मैं सकती है? आपको बता देता हूँ, अभी इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अभी इसके बाद जी से हमारा सेशन खत्म होगा, तो आधे से 1 घंटे के जी बाद आपको हमारे सेशन का रिकॉर्डिंग आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। जी। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओके। इस वीडियो को डाल दूंगा, जिससे कि आप इसको दोबारा देख पाए, दोबारा बार बार देख पाए, है ना। और अगर आप यूट्यूब जी जी सर। तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो हो सकता है क्योंकि वहां पर हम और भी वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको और भी चीजों के जी। बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यस पंकज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए सर। बोलिए पंकज जी, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये सर मेरा अभी वैसे एक क्वेश्चन था, उनका आंसर अभी आप ही ने दे दिया। एक भैया ने जो क्वेश्चन करे थे, तो इसी लिए सर मुझे था कि अभी जो आपने बताया है, तो जो इसकी बुकलेट्स वगैरह जो रहती है वो क्या हमें प्रोवाइड हो सकती है क्या, या वो फिर सब हमें कुछ ऑनलाइन? ट्रेनिंग के अंदर ना सब कुछ होगा। आप, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला 5 जी दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे तो जी। 99% डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। राइट राइट। ठीक है, बट जब तक के लिए पेशेंस रखिए, क्योंकि एक दिन में सारा कुछ हम भी कवर नहीं कर सकते, राइट मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएंगी, बाकी लास्ट सेशन तक जाते जाते आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। राइट। कभी आप बीच में कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। श्योर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। ये सैंकी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। बोलिए सैंकी। हेलो सैंकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए।
मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में दोबारा अनम्यूट करूंगा। श्रीरंग जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए आप, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, मैं ये जी। जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में अभी स्पोर्ट्स फील्ड और स्पोर्ट्स जितने भी वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो एक स्पोर्ट्स बहुत बड़ा मार्केट है पॉलिसीज के लिए। तो मैं ठीक है। ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली जो प्लेयर जो है जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको काफी बार इंजरीज हो जाती है, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसीज है जो उन्हें सजेस्ट की जा सकती है जो कि स्पोर्ट्स तो फील्ड देखिए, में। ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो, या कोई भी इंडस्ट्री की कोई भी अगर हम पॉलिसी की बात करें, तो वहाँ पे ना आपसे प्रोफेशन पूछा जाता है कि आप पॉलिसी ले रहे हो तो आप क्या काम करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे अभी बीच में मैं देख रहा था, किसी का क्वेश्चन आया था कि पुलिस वाला अगर कोई पर्सन है, कोई पुलिस के अंदर जॉब करता है, तो उसके लिए क्या रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, चाहे वो पुलिस में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे मिलिट्री में है, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा पॉलिसी लेते समय कि वो किस प्रोफेशन के अंदर है। ठीक है। उस कंपनी के डिसीजन है कि यार उस पॉलिसी को हम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो लोडिंग पे करेंगे। बट मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको वही बता देता हूँ कि चाहे वो कोई भी कैटेगरी का पर्सन है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो पुलिस के अंदर है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो अगर पॉलिसी करते हैं तो कंपनी बिना लोडिंग के, बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के आपको पॉलिसी दे देती है। तक मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया। बट एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेना होता, नहीं, आपका कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं जाता उसके ऊपर। बट आपको अपना प्रोफेशन वहां पर बताना होता है कि भाई मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, बट मेरा प्रोफेशन ये है, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन। तो आप अगर मेंशन कर रहे हो, कंपनी उसको अंडरराइट करके पॉलिसी दे रही है, दैट्स इट, आपको कवर मिलेगा उसका, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर और एक क्वेरी मेरी ऐसी है कि अगर कोई जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर स्पोर्ट्स में किसी प्लेयर को पहले ऑलरेडी इंजरी हो चुका है हम्म। और वो बंदा अगर पॉलिसी लेता है और उसे मेंशन भी करता है, तो उसका प्रोसीजर कैसे रहेगा सर? सर देखिए, जैसे जो कि अगर आपने अभी बोला था कि हाँ 36 मंथ्स या उससे ज्यादा का जो भी पीरियड है, 3 साल 2 साल का, उसको तब तक वेट करना होता है। हाँ, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा सर, या उसके लिए कोई नहीं, अलग से? उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। जो भी उनको पहले बीमारी, कोई भी ट्रीटमेंट अगर हुआ है, तो उस treatment का हमें डिस्चार्ज समरी, उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी रिपोर्ट्स हमें कंपनी को जमा करनी पड़ती हैं, डिपॉजिट करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस। ठीक है। सो जब ओके। पॉलिसी सबमिशन करते हैं, पॉलिसी का एप्लीकेशन डालते हैं, तो उस टाइम पे हमें सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। कंपनी अंडरराइट करती है, अंडरराइटिंग टीम होती है, ठीक है, डॉक्टर की टीम होती है, वो देखते हैं कि भाई इसके ऊपर रिस्क तो नहीं है। अगर उनको लगता है रिस्क है, तो हो प्रीमियम बढ़ा दें, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो हो सकता है उसको डिक्लाइन भी कर दें। जैसे आज हमारा एक केस डिक्लाइन हुआ, ठीक है, आज क्लाइंट का केस डिक्लाइन हुआ है, आपके जैसे एडवाइजर थे। तो उस केस में क्या था कि कस्टमर को पहले से बीमारी थी, कंपनी को लगा कि आप उनको रिस्क ज्यादा है, तो उनको नहीं दिया गया। अब हम दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे, अगर उनको मिल जाता है तो, है ना। तो ऐसा है कि एक कंपनी ने नहीं दिया तो दूसरे नहीं देंगे, वी कैन अनदर कंपनी ऑल्सो। क्योंकि उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि एक कंपनी ने दूसरे नजरिए से देखा और दूसरी को दूसरे नजरिए से देख रही है ना। ओके। तो ये हो सकता है, उस केस में आपको पॉलिसी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, वो चीज़ होती है। और सर किसी का अगर कोई इशू, पहले मेडिकल इशू, अगर कोई मेडिकल इंजरी हो चुका है 6 साल पहले, हाँ, 7 साल पहले, ठीक है। और वो अभी नए सिरे से अगर पॉलिसी ले रहे हैं या फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, मतलब इससे पहले उनका कोई पॉलिसी नहीं बनता है, ठीक है। और अभी अगर फर्स्ट टाइम लेते हैं, हाँ तो जी, क्या हाँ जी। उनको मेंशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर उनको 20 साल पहले भी कुछ हुआ था ना, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको जेन्युइन चीज बताता हूँ, देखो, कस्टमर ना आपको नहीं बताएगा पॉलिसी लेते समय, क्यों? क्योंकि उसको डर लगेगा कि यार प्रीमियम ना बढ़ जाए, पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। बट हम्म। अगर कस्टमर को हॉस्पिटल में जाके, वो कल को बीमार पड़ जाता है किसी तरीके से, ठीक है, हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टर के सामने जाके वो तोता बन जाएगा। मतलब जाके वो सब कुछ बोल देगा जो आपको कभी नहीं बोला होगा। तो कस्टमर को बताना जरूरी होता है, चाहे वो 10 साल पहले बीमारी हुई थी, चाहे 20 साल पहले हुई थी, कस्टमर से आपको बुलवाना आपका काम है। ओके। और नहीं जो भी बोलता है, हिस्ट्री, उसका नुकसान है फिर। ओके, और उसका अगर कोई पास वाला हिस्ट्री, जैसे कि अभी आपने बोला कि डॉक्टर के पास तो बोलेगा ही बोलेगा, हाँ, पर अगर उसका कोई प्री हिस्ट्री नहीं मिलता है, तो उस केस में तो क्या उस केस क्या में हो तो सकता मिले, है? उस केस में तो क्लेम मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जीनियन अगर होता है बंदा, तो उसके लिए फिर कितना ड्यूरेशन वेटिंग रहेगा सर? जेन्युइन जो होता है उसके लिए अगर ड्यूरेशन। वो मेंशन मेंशन करता है कि हाँ मुझे ये इससे पहले इंजरी हुआ था, स्पोर्ट्स इंजरी हम्म। हुआ था, हम्म। और अभी अगर उसका कोई 6 साल से कोई इशू नहीं है, कोई इंजरी नहीं है,
हाँ तो वो अगर न्यू फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले रहा है तो उसको जब भी इन फ्यूचर क्लेम करना रहेगा हाँ तो उसके लिए वेटिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा, या सर, उसे वो वेट पीडी करना पीडी पड़ेगा या नहीं करना? नहीं नहीं, वो पीडी के अंदर आ जाएगा ना, तीसरे वाले ऑप्शन में, 3 साल या 4 साल। ओके, मतलब अभी अगर वो 2021 में अगर पॉलिसी लेता है तो जिस दिन भी उन्होंने लिया उससे लेके 3 साल तक तीन उनको साल वेट तक करना वेट करना पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद में वो क्लेम कर सकते हैं। उस बीमारी के लिए क्लेम कर सकता है, अदर बीमारी के लिए उसका कोई कंडीशन नहीं है। ओके ओके। और सर जैसे कि मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोला था कि स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया एक्सीडेंट में काउंट किया जाएगा या मेडिकल इश्यूज में काउंट किया जाएगा? नहीं, क्योंकि जहां तक एक्सीडेंट में काउंट किया जाएगा उसको। ओके, तो जैसे कि आपने बताया था अभी बताते टाइम की एक्सीडेंट के एक्सीडेंट लिए डे वन सेम से कवर डे, है। हाँ सेम डे कवर होता है। हाँ तो जी। अगर उसका लास्ट वाला कोई हिस्ट्री है हम्म और वो बंदे का एक्सीडेंट में जैसे कि आपने बोला कि सेम डे कवर होगा, तो फिर हम्म वो टाइप में वो इशू किस चीज में जाएगा? सर देखिए, उसमें आपको डे वन से, आपको अगर पॉलिसी ले रहे हो, डे वन से आपको कोई इंजरी होता है तो आप जाके में एडमिट हो जाएंगे, ट्रीटमेंट मिल जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो उसके लिए कोई ऐसा ये नहीं है ना, बाउंडिंग नहीं है ना कि उनका प्री हिस्ट्री था या नहीं नहीं नहीं, कुछ कोई ऐसा? बाउंडिंग नहीं है सर। तो वो सीधा सीधा एक्सीडेंट में काउंट हो जाएगा और उनको एक्सीडेंट में सेम, काउंट हो जाएगा, हाँ हाँ, उसको उनको उनको जाके सेम ट्रीट। में ही उसका बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे कि सर आपने और एक टॉपिक अभी बताया है कि आईसीयू के बारे में और रूम्स के बारे में, हाँ तो स्पोर्ट्स इंजरीज में भी काफी इंजरीज, जैसे अभी साइना नेहवाल के साथ में हुआ था, उनका काफी बड़ा मेजर सर्जरी हुआ था। हाँ हाँ। और बाकी अदर स्पोर्ट्स में जैसे बास्केटबॉल हो गया, उसमें भी नी इंजरीज काफी ज्यादा होते हैं। हम्म तो इन केस में अगर अगर किसी बंदे को सजेस्ट करना है इंश्योरेंस के लिए, स्पोर्ट्स अपने हम्म इंश्योरेंस के लिए, हम्म तो उनके लिए कौन सा वाला इंश्योरेंस बेटर रहता है सर? सर एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी आज हमने बेसिक चीजों के ऊपर बात करी, कल का सेशन होने वाला है, कल हम बताएंगे कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कौन सा सजेस्ट करना चाहिए, किसके अंदर कैसे काम होता है, और पॉलिसी लॉगिन करने के लिए क्या प्रोसेस है। कल का प्रोसेस पूरा पोर्टल ट्रेनिंग के ऊपर, आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर होने वाला है। ओके सर, थैंक यू। तो ये सारी चीजें हैं, कल आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी और अच्छे से। तो ये सारी, बाकी इवन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वही आपके स्पोर्ट्स वाली बात को लेके, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर मैंने 25 लोगों की पॉलिसी कर रखी है अपने थ्रू, मतलब डायरेक्टली मैंने मेरे लिंक में है कोई पर्सन जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में है, मैंने उन सभी लोगों की पॉलिसी कर रखी है। तो ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम, कोई भी लोडिंग वाला सीन नहीं होता ऐसा, ओके सर, ये चीज। ठीक, थैंक सर। थैंक यू। ओके जी। यस अंकित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी सर, पूछना था कि बेसिकली जैसे अभी तो उतना आइडिया नहीं है सारे पॉलिसी या फिर किसको क्या हाँ पिच करना है, तो जी। जैसे मेरे पास कोई भी क्वेरी आता है तो इंस्टेंट डाउट के लिए या फिर कस्टमर को इंस्टेंट पिच के लिए कैसे आप मतलब कांटेक्ट करेंगे, आपको या फिर टीम को? नहीं, कोई अभी ऐसा क्या है, नंबर है? अभी अभी देखो फिलहाल के लिए क्या है, मैं आप सभी को मैं ही अभी देख रहा हूँ, मतलब कि कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर क्लाइंट मीटिंग है, क्लाइंट से बात करनी है, कुछ है, तो भी आप मेरे को इन्वॉल्व कर सकते हो, बट कोशिश करो कि एक बार ना मेरे से पूछ लो, मतलब क्योंकि कई बार जैसे अभी वेबिनार चल रहा है, अगर कोई कॉल आ रहा होगा तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि म्यूट रखा है फोन, है ना। जी अगर आपके कोई इस तरीके से मीटिंग है या किसी से बात करना है तो एक बार मेरे से व्हाट्सएप पे कंफर्म कर लो कि मेरे को एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करानी है आपके साथ, तो आप किस टाइम फ्री हैं, ठीक है। तो आपको अगर मेरा टाइम मिल जाता है तो आप एक बार कस्टमर से मेरी डायरेक्टली बात करा सकते हो कॉन्फ्रेंस पे लेके, ठीक है, जिससे कि आपको भी सीखने के लिए मिलेगा, कस्टमर के लिए भी आपको सारे जी मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप एक बार लीड लीड जी कीजिए, उसको समझाइए, कहीं डाउट आता है तब मेरे को आप इन्वॉल्व कीजिए। अदरवाइज जैसे आप अपना काम करना शुरू कर दोगे उसके बाद मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर डिप्यूट कर दूंगा, जी आप डायरेक्टली उनसे पूछ के बात करके केस क्लोज करा सकते हो, ठीक है। जी, बेसिक डिटेल्स के साथ आपको कॉल कर सकते हैं ना, बेसिक डिटेल लेके? हाँ हाँ, बेसिक डिटेल लेके आप कॉल कर सकते हो। और आपको देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोटेशन चाहिए तो आपने कॉल किया, वो सब तो आप निकाल सकते हो, उसके लिए पोर्टल आपको मिल ही चुका है ना, मोबाइल से, लैपटॉप से, सिस्टम से, जैसे भी आप चाहते हो। जी जी कोटेशन प्लान वो करना है, वो सब आप कर लीजिए। जैसे ही वो प्लान वगैरह समझा दिया, कोई चीज समझानी है, कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जी, वही मतलब बेसिक कौन से टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है, ये हाँ बेसिक हाँ जानना हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में देखो, कल का ट्रेनिंग आप अटेंड करना, पोर्टल ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट में अगर 200 प्लान है या फिर हमारे पोर्टल पे 15-20 प्लान है, तो उस प्लान में से कौन कौन से 4-5 है। हैं
जिसपे आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, मतलब कि उसको नॉलेज लेने की जरूरत है। तो ऐसे प्लान की वीडियो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा, ओके। है ना। तो आप खुद अपने आप कॉन्फिडेंस लाना है, तभी आप लोगों को समझा पाओगे। अगर पास एक माइंडसेट नहीं होगा चीजों को समझाने का, तो आप समझा ही नहीं पाओगे, है ना। जी सर, जी ओके, थैंक यू अंकित, थैंक यू। थैंक यू सर। यस रमेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है सर। यस रमेश जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड दीजिए, अभी एक एडवाइजर का कॉल आ रहा है, देखो अभी 2-3 बार आ चुका है। आई थिंक दीक्षांत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। दीक्षांत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। हाय सर। हाय। सर एक रिपीटेड क्वेरी है, आई थिंक उसका आप आंसर दे चुके हो बट मुझे क्लैरिटी नहीं है। हाँ बताइए। अगर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी अगर कस्टमर नहीं बताता है कि उसे डायबिटीज या शुगर है, राइट, अगर वो चीज उसको अपीयर होती है विद इन अ मंथ और 2, तो उस केस में क्या होगा, मतलब रीएम्बर्समेंट के केस में क्या होगा, इनकी रीएम्बर्समेंट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब और एक आप ये कह क्वेश्चन रहे हो है कि पॉलिसी लेते हुए कस्टमर ने डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरे को डायबिटीज था या उसको इस तरीके से मान लो डिस्क्लोज नहीं करा या फिर कस्टमर रिवील कर रहा है उसको विद इन अ मंथ और 2। तो उस केस में कुछ नहीं होगा। उस केस में उसको पॉलिसी के टाइम पे मेंशन करना पड़ेगा, पॉलिसी लेने के बाद कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा, और कंपनी में हम क्वेरी डालेंगे तो सीधा मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपके पास टर्मिनेशन की मेल आ जाएगी कि हम कस्टमर को पॉलिसी नहीं दे सकते, और कस्टमर का पैसा फोरफिट हो जाएगा। अगर कस्टमर पॉलिसी लेने के 2 महीने 4 महीने के बाद बोलता है, और पॉलिसी लेने से पहले बोलेगा, तो अंडरराइट होगा, प्रॉपर चीजें जाएंगी। नहीं, अगर अगर ये जेन्युइन केस रहा कि कस्टमर को 2 महीने के बाद, क्योंकि देखो सर शुगर डायबिटीज तो हाँ, डिटेक्ट होने में अगर मैं टाइम वही नहीं बता रहा लगता। हूँ, अगर मान लीजिए आपकी वाली बात में पकड़ लेता हूँ, कस्टमर को आज मैंने एग्जांपल में अपना ले लेता हूँ, आज पॉलिसी लिया, ठीक है, 2 महीने के बाद अचानक से कोई बीमारी हो जाती है जो कि मेरे को पहली बार पता लगता है, तो वो मेरा कंपनी कवर करेगी, उसके लिए कोई ओके दिक्कत नहीं है। ओके, सो और वो एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी हो सकती है। दैट साउंड्स टू बी जेन्युइन, मतलब कंपनी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कस्टमर डिस्क्लोज नहीं करा, राइट? हाँ राइट राइट। उसके लिए कंपनी आपसे क्या मांगेगी कि मुझे पहला आपका जो डिजीज डिटरमाइन हुआ, उसका जो डिस्क्लोजर हुआ, वो मेरे को उसका दे दो। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा उनके पास, है ना, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि कस्टमर को पहली बार ये चीज सामने आई है, तो हमने इसके लिए टेस्ट कराया, ये मेडिसिन लिखी है। तो अगर डॉक्टर का आपको पर्चा मिल जाता है, डॉक्टर का आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। फाइन सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, ओके, थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू। यस श्रीरंग, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। श्रीरंग जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर एक मेरा क्वेरी ऐसे था मेडिकल हेल्थ के रिगार्डिंग। हाँ जी। जैसे कि अभी आपने कैंसर के टॉपिक पे बोला, हाँ। तो सेम ऐसे ही बहुत सारे क्रिटिकल डिसीज भी आते हैं जिसमें कि एक ब्रेन ट्यूमर वगैरह भी है। हाँ बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसके बाद में ब्लड कैंसर हो गया। जी। तो इन सभी डिसीज के लिए सेम प्रोसीजर रहता है या किसी किसी के डिसीज के लिए अलग से प्रोसीजर रहता है? आपने किस जैसे कि चीज के लिए पूछना चाह रहे हैं, ए ओपिनियन के लिए, क्रिटिकल इलनेस, या क्या चीज? वो क्रिटिकल के लिए, मतलब कैसे कि अभी जैसे कि मैंने ब्लड कैंसर का भी आपको बोला, तो ये तो क्रिटिकल डिसीज में आता है। हाँ उसके हाँ बाद में मुझे ब्रेन ट्यूमर का तो पता नहीं। हाँ, उसके बाद में एक बोन डेंसिटी के लिए भी आता है, जिसमें कि बोन की डेंसिटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है और वीक हो जाती है। इनर बॉडी में बोन्स अपने आप ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। राइट। तो कुछ इस तरह के डिसीज जो आते हैं वो आप क्रिटिकल इसमें काउंट करते हैं, किस टाइप में काउंट करते किया जाता है? देखिए ऐसा है, कंपनी में ना जब भी आप पॉलिसी लेते हो, तो वहां पर टोटल आपको किसी कंपनी में 19 बीमारियां हैं, 19, किसी में 15 बीमारियां हैं जो कि वो क्रिटिकल इलनेस में लेते हैं, ठीक है, काउंट हाँ। कर। तो नॉर्मली जो आपने बताया उसी में से कुछ 4-5 बीमारियां तो है ही, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, बॉन इंटेंसिटी वाला है, वो आपका कवर है, ठीक है, कैंसर है वो कवर है। तो ऐसी बीमारियां हैं, आपको
ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिकल इलनेस में कवर है। तो ओके। अगर आपको कस्टमर को पहले ऐसा कुछ हो रखा है तो कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी। ठीक है, अगर पॉलिसी लेने के बाद आप अगर उसमें एलिजिबल हैं, आपका उसका बेनिफिट लेना है, तो 30 डेज के बाद अचानक से उसका पता लगता है तो उसका बेनिफिट आपको कंपनी देगी, उसका क्लेम भी आपको देगी, उसका सारा बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे तो ये सर इमीडिएट में कवर हो जाएगा क्या? इसके लिए और कोई वेटिंग पीरियड वगैरह ऐसे कुछ चीजें रहती है? 30 जैसे डेज आईसीयू का हो गया या ऑपरेट का हो गया? 30 डेज अगर आपको अचानक से पता लगता है 2 महीने बाद कि भाई मेरे को कैंसर है, पहले नहीं पता था, ठीक है, तो कंपनी आपको क्लेम भी देगी, उसका बेनिफिट भी देगी, सब कुछ देगी। बट ओके। आपको पॉलिसी लेने से पहले पता था और आपने नहीं बताया तो उसके लिए गड़बड़ है। बट आज की डेट में क्या होता है, कस्टमर क्या सोचेगा या हम लोग क्या सोचते हैं, यार कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट 99% में क्लेम नहीं मिलता। ओके। तो सर जैसे कि अभी बताना आपने, बेटर है। हाँ हाँ, अभी आपने और एक चीज भी बताई थी हाँ कि जैसे कि जो कि फैमिली कवर में होता है, जैसे कि अगर 5 लाख का उनका इंश्योरेंस बनता है हाँ तो वो हर बंदे के लिए 5 लाख रुपीज होता है, या फैमिली में जितने भी मेंबर है उन सबका टोटल काउंट करके 5 लाख रुपीज होता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरी फैमिली का टोटल करके 5 लाख होता है। मैंने एग्जांपल भी है? दिया मतलब कार्ड हाँ पे हाँ। कि आपके पास कंपनी ने एक कार्ड की लिमिट दी थी 5 लाख की, आप 5 लाख से ज्यादा निकाल नहीं सकते। अब वो अपने एक मेंबर के लिए ले रहे हो, दूसरे के लिए ले रहे हो, तीसरे के लिए ले रहे हो, बट 5 लाख खत्म होते ही आपका बैलेंस खत्म। और जैसे कि इंडिविजुअल में अगर कोई लेता है, कोई बंदा अगर इंडिविजुअल के लिए लेता है हम्म, तो उसका लिमिट और रेशो कैसे रहता है? उसका पूरा रहेगा 100%। 5 लाख है तो 5 लाख एक अकेला व्यक्ति पूरा ले सकता है। ओके। हाँ जी, जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा एक सेकंड, रमेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए अनम्यूट करने का, अगर आपसे हो जाता है तो। आई थिंक रमेश जी यहाँ पर लेफ्ट कर गए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको काफी हद तक काफी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अगर आपके कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए रमेश जी, बोलिए सर, जी। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मेरा पॉलिसी अगर कल खत्म हो रहा है सर, ठीक है सर, ठीक है, कल अगर मैं पॉलिसी लिया हूँ 1 साल पहले, हाँ हाँ 17 दिसंबर को पॉलिसी लिया था, आज दिसंबर, तो इस दिसंबर को मेरा पॉलिसी खत्म हो रहा है सर, ठीक है। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए कि जस्ट उसी नाइट हो या उसी दिन ही मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या एनीवन एक्सीडेंट हो जाता है मेरा, हाँ तो पॉलिसी का कवर मुझे उसके बाद, क्योंकि दूसरा दिन मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। सर देखिए, आपका क्वेश्चन मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये है कि अगर मेरी पॉलिसी आज रात को 12 बजे खत्म हो रही है और पॉलिसी रिन्यू नहीं हाँ हुई और उस टाइम पे अचानक से शाम को कुछ हो जाता है, सर। तो क्या मेरे को क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर उसको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। जी सर। देखो, पहली चीज, जी अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगा, आंख बंद करके पॉलिसी रिन्यू करा दीजिए, क्योंकि पॉलिसी का कंडीशन क्या रहता है, रात को 12 बजे आपकी पॉलिसी टर्म मतलब खत्म हो जाएगी, पॉलिसी आपका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। रात को 12 बज के 1 सेकेंड से आपका नए पॉलिसी का बेनिफिट शुरू हो जाता है, जब आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं। मतलब कि रात को 12 बज के 1 सेकेंड आपका जैसे ही होता है, आपका दूसरी पॉलिसी का बेनिफिट चालू हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। सर ये शुरू होता है सर हम लोगों का, अगर पॉलिसी मैंने रिन्यू दिया, तो अगर नहीं किया होगा तो क्या होगा सर? रिन्यू नहीं किया होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बट उसमें मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये आपका क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया। आपने बोला मैंने पॉलिसी जी नहीं किया, बट लास्ट दिन पे जिस टाइम पे मैंने पॉलिसी मेरा रिस्क कवर था, उस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, सो मेरे जी सर। यहाँ पर चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो आपने थोड़ा सा चीजें अलग पूछ ली हैं, आपका थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन हो गया, बट मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ये कहता है कि क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे मेरी पॉलिसी का रिस्कवर था। मेरे को ऐसा लगता जी है कि मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता, मेरे को भी इसके ऊपर एक बार पता करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, ये चीज। हाँ सर, इसी रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं कुछ इलनेस हो गया मुझे, 10 या 15 दिन पहले, जब मेरा मान लीजिए कि दिसंबर को मैंने लिया था पॉलिसी, लास्ट दिसंबर को, ठीक है, इस दिसंबर को मेरा कंप्लीट हो जा रहा है सर। उससे ठीक 10 है, दिन पहले
8 दिन पहले अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ठीक है ना सर, तो ये मैं 1 महीना बेड रेस्ट, 1 महीना तक मेरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटलिस्ट होने वाला हूँ। ठीक है। कुछ सीरियस चीज हो गया, मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रहने वाला हूँ। देखो मेरे को ऐसा लेकिन लगता मेरे है, मैं आपको बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक, जिस दिन तक आपका रिस्क कवर है, कंपनी उस दिन तक का खर्चा आपको देगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिया कि भाई 10 दिन पहले मेरा बीमारी हुआ, ठीक है, और मैं 1 महीने तक बीमार होने वाला हूँ, या 1 महीने तक मेरे को हॉस्पिटल में बेनिफिट लेने वाला, मतलब ट्रीटमेंट लेने वाला है ना, तो मेरे को सर कि मैं वहाँ पे मुझे ये हो गया, मतलब कोमा में चले गया, ठीक है ना सर। मैं समझ गया आपकी बात। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप 10 दिन तक का आपका जो बिल था, जो जब तक पॉलिसी एक्सपायर नहीं हो रही थी, उस दिन तक का बिल आपको पे हो जाएगा, उसके बाद का बिल आपको पे नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है यही होना चाहिए जेन्युइनली। इसमें एक सवाल है सर कि अगर वो पॉलिसी अगर 10 दिन बाकी है मेरा, ठीक है ना सर, तो अगर मेरा यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट या एवरीथिंग कुछ हो गया है, जो मैं कोमा में चले गया हूँ, या कुछ और एक्सीडेंट हुआ है जो मुझे 1 महीना बेड में रहना पड़े, इसके बीच में जो 10 दिन के अंदर में मैं पॉलिसी रिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ सर? सर बिल्कुल कर सकते हैं ना, मैं वही तो बोल रहा था अभी कि अगर मान लीजिए आपको एकदम से कोई अचानक कोई बीमारी हो जाती है और आपकी पॉलिसी के अंदर रिन्यूअल का ग्रेस, मतलब रिन्यूअल का टाइम है, अभी 2 दिन बाद पॉलिसी खत्म हो रही है, 10 दिन बाद हो रही है, या सेम डे हो रही है ना, अचानक से कोई हो जाता है, तो मैं आपको वही बोल रहा था कि आंख बंद करके पॉलिसी पे कर दीजिए, जिससे कि आपका कंटिन्यू बेनिफिट खत्म ना हो, कल को क्लेम देने के लिए कंपनी मना ना करे। वो तो अच्छा, चीज है, हाँ वो तो होना ही चाहिए। ये हो सकता है सर। अगर ये है सेम कंपनी से आपने रिन्यू करा है, तो ना का बात ही नहीं है, आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर। हाँ जी, ठीक है सर। जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन में काफी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। सो आधे से 1 घंटे के बाद आपको ये वाले सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर भी आप जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, कल के सेशन में हम सीखेंगे पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में, कि हम हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो कल का ट्रेनिंग भी हम सेम टाइम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक करने वाले हैं, और इसके अंदर हम सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज या कॉल कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल को, इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स सारी चीज़ों के बारे में पता रहता रहे, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। अगर आप कल के सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कल के वेबिनार में एंट्री मिलने के बाद सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का सेशन काफी अच्छा रहा, काफी चीजें आपने, काफी क्वेश्चंस आपने पूछे, तो काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। सो आपको कैसा लगा, एक बार आप यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं, इवन मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन आप लोगों के साथ बना रहे। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में, एंड कल के सेशन में हम सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में। सो बी सेफ, बी इंश्योर्ड, एंड थैंक यू सो मच।